हाँ सर, शुरू हो गया। हो गया शुरू? Yes, sir. ओके ओके सर, ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे सर आज का बिजनेस लॉ क्लास। तो सर बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हम लोग थोड़ा डिटेल्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं सर? थोड़ा सा डिटेल्स चल रहे हैं। अच्छा, डिटेल्स में मैंने कहाँ पहुंचे, चलो देख लेते हैं। मैं ज़्यादा इधर उधर का बात और नहीं करूँगा, ठीक है। जो भी बातें होंगे सर एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सर आप रोज बोलते हो लेकिन हमेशा हम लोगों को कहानी सुनाते रहते हो। सर कहानी भी काम का होता है। अच्छा देखते हैं, चलो स्क्रीन शेयर है सबको? यस सर, हाँ सर। इतना तो बता दो सर। ओके, अच्छा देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मैंने बैकअप लेक्चर्स भी शेयर किया जिन लोगों का बैकअप जरूरत था कि कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन का जो भी क्लासेस हैं आप लोग, मैं आशा करूंगा कि आप लोग कर रहे हो और जो भी डाउट होगा आप लोग क्लियर करोगे, ठीक है। इतना तो सर जरूर करना है सबको। लेकिन हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं ये धीरे धीरे ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डेप्थ में जा रहे हैं। तो डेप्थ के अंदर अगर मैं बात करूँ तो मैं लास्ट दिन एक टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट वीक, और वो टॉपिक का नाम था सर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सॉरी एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं, अदर एसेंशियल, हाँ सर एक ही बात है, अदर एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अदर एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इंट्रोडक्शन में भी बताया गया है। ऐसा नहीं कि ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करवाया, वहां पर भी करवाया। तो सर अगर कोई बोलेगा सर जल्दी में खत्म करो तो फिर वो क्लास देख लेगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी एक बार कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को बिजनेस लॉ में एक्सपर्ट बनना है तो सर वो ओवरव्यू सिस्टम पे काम नहीं बनेगा। ओवरव्यू सिस्टम पे काम नहीं बनेगा। ओवरव्यू बने वहां पर भी काफी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशंस हो रहा था, लेकिन वो था हर टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानना और कॉन्ट्रैक्ट का एक आइडिया लेना और उसके ऊपर बेस करके क्वेश्चंस भी पूछते हैं। लेकिन अभी हम लोग ना थोड़ा डिटेल्स में आ गए। जैसे कि लास्ट क्लास अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट दिन आप लोगों को बताया था कि सर कॉन्ट्रैक्ट का कैपेसिटी क्या होता है। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस व्हाट, जैसे कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, ठीक है। हु कैन और हु कांट, ठीक है, माने किसका एलिजिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने का और किससे एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। के कोरते पारवे और के कोरते पारवे ना, ओके। सो उसके अंदर अगर आप देखो तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था सर माइनर और मेजर के बीच में, माइनर और मेजर, ठीक है। मेजर इन द सेंस जिनका एज 18 प्लस हो गया हो, जिसका एज 18 प्लस हुआ हो उसे हम क्या कहेंगे सर? जिसका एज 18 प्लस हो गया हो उसे कहेंगे मेजर, और जो 18 के नीचे हैं उसे कहते हैं माइनर। तो लास्ट क्लास जो था उसमें हम लोगों ने देखा पूरा कि एक माइनर और मेजर का क्या डिफरेंस होता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये चीज काफी डिटेल्स में मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ चर्चा किया। याद है सबको? हेलो, हाँ सर, अरे याद करो, बताओ जरा, याद है कि नहीं? भूल ना जाना। हाँ सर, ओके। अगर याद नहीं है तो क्या करना पड़ेगा सर? क्लास लो, रिवाइज करो। अगर बाई चांस मैंने अपलोड करने में देरी किया या ड्यू टू एनी रीजन तो आप मुझे बता सकते हो कि सर आपने अपलोड नहीं किया या आपने लिंक शेयर नहीं किया, आप मेरे से कलेक्ट कर लेना। कनेक्ट रहना सर, सारा काम हो जाता है। अच्छा, आज मैं आपके साथ बात करूंगा सर साउंड माइंड वाला कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट सर? साउंड माइंड। सर साउंड माइंड क्या होता है? सर बेसिकली वही एक गाना आ गया याद, पागल प्रेमी दीवाना। सर पागल प्रेमी दीवाना तो अलग लेवल पे बोला गया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप पागल नहीं होना चाहिए। पागल माने जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, सिंपल बात है। दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा हालत कब कब हो सकता है? ड्यू टू वेरियस रीजंस हो सकता है। या तो वो सच में उनको कोई बीमारी है, ठीक है, कोई डिजीज है, उनको कुछ याद नहीं रहता, या फिर वो गलत चीजें बोलते रहते हैं।
मतलब बेसिकली जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना सर, भूल भाल बौके, ठीक है, या फिर वो बेसिकली इसी को ऐसे ही लोगों को बोलते हैं ना जो साउंड नहीं है। इसके अलावा जो नशाड़ी होते हैं, नशाड़ी माने भयंकर नशाड़ी, जो नशे में क्या बोलता है क्या कहता है कुछ नहीं पता, लेकिन रात को नशा में होते हैं, दिन को ठीक रहते हैं, फिर रात होते हैं फिर नशा में चले जाते हैं। अगर ऐसा लोग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और बाद में कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, कोई केस बना, कोई केस सू हुआ, तब क्या होगा? ठीक है, ये साउंड माइंड कॉन्सेप्ट उसमें बात करते हैं। एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड कॉन्सेप्ट जो है, जो लॉ ने मना करके रखा, उसके बारे में बात करते हैं कि लॉ कुछ पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया और उसे नॉट डिस्क्वालिफाइड, माने लॉ उसको डिस्क्वालिफाई नहीं किया है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर डिस्क्वालिफाई करके रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये जो लास्ट 2 पॉइंट है इसमें थोड़ा बात करूंगा, फिर फ्री कॉन्सेंट में जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जैसा मुझे मौका मिलता रहता है मैं आपके साथ बात को आगे बढ़ाऊंगा। बीच बीच में केस लॉ आता है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे लास्ट दिन कुछ केस लॉ आया था, जैसे वॉइड एब इनिशियो का केस था कि माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करना माने वो वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही जो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शनल सिचुएशंस अलग है, एक माइनर बेनिफिट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है बट लॉस का नहीं। एक माइनर जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में अगर कोई माइनर को पार्टनर बनाया जा रहा है, अगर उसका एज 18 के नीचे है तो वो सिर्फ बेनिफिट का पार्टनर बनेगा सर, लॉस का नहीं। बाकी जो मेजर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो 18 प्लस के हैं, वो प्रॉफिट लॉस दोनों के लिए पार्टनर हो सकते हैं। बट एक माइनर अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है बिजनेस के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए आएगा, बेनिफिट के लिए आएगा, लॉस के लिए कभी नहीं आ सकता, ठीक है। बिकॉज वो माइनर है, उनको ये सब बेनिफिट थोड़ा मिलता है, ठीक है। और जो कोई भी माइनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके फंस जाता है ना, तो उसमें उसी का गलती देखा जाता है ज्यादातर केस में। एक्सेप्शनल्स है, ऐसा नहीं कि माइनर कभी भी ये मतलब माइनर को गलत नहीं किया जाता, ऐसा बात नहीं है। देयर मे बी सम सिचुएशंस, जब आपने देखा होगा सर लास्ट क्लास ये भी मैंने डिस्कस किया कि माइनर का गलती भी देखा जाता है, ऐसा नहीं कि माइनर का हर गलती माफ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर बीच बीच में केस लॉस भी हैं, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष, ठीक है, ऐसे ऐसे केस लॉस भी हैं। तो चलो वापस आते हैं। तो पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ऑकेशनली ऑफ साउंड माइंड, देख पा रहे सर, यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड माने यूजुअली वो थोड़ा दिमागी हालत खराब है, कभी कभी ठीक हो जाते हैं ठीक है। मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, माने ज्यादातर टाइम वो खराब हालत में रहते हैं लेकिन कभी कभी वो ठीक रहते हैं। बात का गहराई को समझे, ज्यादातर केस में वो खराब हालत में रहते हैं, मतलब दिमाग सही काम नहीं करता, लेकिन कभी कभी ठीक होते हैं। पॉइंट को प्लीज बार बार बता रहा हूं, पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ऑकेशनली ऑफ साउंड माइंड, तो मे मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। अब आप लोगों के मन में सवाल चल रहा हो सकता है, मे बी क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड कि सर कैसे पता चलेगा कि वो साउंड माइंड में था कि अनसाउंड माइंड में था, पता कैसे चलेगा? सर पता चल जाता है सर, हर चीज प्रूव हो जाता है, साइंस इतना डेवलप हो चुका है आज के डेट में, है ना। साइंस आज के डेट में इतना बड़ा तो हो चुका है कि जिसमें ये सब पता लग जाता है कि जब कोर्ट में केस होता है ना, किसी चीज को प्रूव करना होता है, तो कोर्ट कैसे भी करके वो बात प्रूव कर ही लेता है, कैसे भी करके उसको पता लग जाता है कि भाई ये बंदा कब ड्रग्स लेते हैं, है ना। ड्रगिस्ट लोग होते हैं ना, सारा दिन इंजेक्शन लेता रहता है, ब्राउन शुगर लेता रहता है, या फिर सारा दिन दारू पी के टोल है एकदम, है ना सर। मैं बार यूज करना पड़ेगा सर, ये सब लैंग्वेज कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज ये सब हमारे सोसाइटी के अंदर ही होता है। लेकिन ऐसे लोग मार्केट में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई मैंने तो किया ही नहीं ऐसा कुछ, तो तब कोर्ट कैसे प्रूव करेगा? तो कोर्ट कहता है कि अगर कोई बंदा ऑकेशनली, यूजुअली दिमागी हालत खराब है पर कभी कभी वो ठीक भी रहता है, तो जब ठीक रहे तब कॉन्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मैटर आगे जाके डिस्प्यूट क्रिएट करता है, तो तब ये देखा जाएगा कि भाई वो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब उनका दिमागी हालत क्या था, क्या वो नशे में थे, क्या वो ड्रग लेके बैठे थे, क्या वो पागल का जो उनका, जैसे जो लोग पागल होते हैं ना, ठीक है, ल्यूनेटिक्स बोलते हैं ना सर, तो जो लोग नॉर्मली पागल वगैरह होते हैं ना, तो कभी जैसे गर्मी के टाइम पे, मैं ऐसा मेरे फैमिली में कुछ रिलेशंस में मैंने देखा
कि मेरे एक बहुत बड़ी मौसी थी, ठीक है, एजेड, अभी नहीं है सर। तो उनके केस में मैंने देखा था कि स्पेशली जब गर्म ज्यादा बढ़ जाता है ना, ठीक है, उस टाइम पे वो लोगों का दिमाग काम नहीं करता है और मतलब अनब शनब बकता रहता है, ठीक है। उस टाइम पे मेडिकेशन का जरूरत पड़ता है। मैं ऐसे भी देखा, ड्यू टू एनी रीजन, वेराइटीज ऑफ रीजन हो सकता है कि लोगों का ऐसा क्यों होता है, मेडिकल कॉज हो सकता है, साइकोलॉजिकल मैटर हो सकता है सर, कि कौन सा इंसान जिंदगी में क्या से गुजर रहा है। मैं मेडिकल मैटर में तो नहीं बात कर सकता, बट इतना आपको मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा होता है कि वो ज्यादातर केस में उनका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है, बट कभी कभी ठीक हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर और एक दिया है सर, हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ऑकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, जैसे मैं अपना जो एक रिलेशन में मैं बता रहा कि रिलेटिव्स में था सर, अभी नहीं है दुनिया में, तो उनके केस में मैंने देखा था कि वो नॉर्मली ठीक है सर, नॉर्मली उनको कोई दिक्कत नहीं था। बट अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, ठीक है, टेम्परेचर हाई हो, तो ऐसे सिचुएशंस में ना उनका दिमाग काम नहीं करता था। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ऑकेशनली ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, यहाँ पर क्या पढ़ा आपने, यूजुअली अनसाउंड, यानी यूजुअली दिमाग खराब नहीं रहता है लेकिन कभी कभी ठीक रहता है। और यहाँ बता रहे हैं हमेशा ठीक रहते हैं, कभी कभी खराब हो जाते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, मैं नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, अगर आप अनसाउंड माइंड में हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट ना करो। ठीक है, अगर कर लेंगे ना तो बाद में ये सब चीजें सब्जेक्ट टू वही नार्कोटिक टेस्ट, ठीक है, सब मेडिकल टेस्ट के ऊपर बेस करके ये सब प्रूव करना पड़ता है। सीआईडी नहीं देखा आप लोगों ने? हाँ, सीआईडी कैसे प्रूव करते हैं, उस तरह का। ठीक है, वो तो सीरियल टाइप का है, बट रियल लाइफ में भी तो प्रूव हो जाता है ना सर, कि कब कहाँ किस तरह का कहाँ, इसके हेल्दी सिचुएशंस क्या है नहीं है, सब प्रूव हो जाता है सर। दिमाग में अगर ऐसा चल रहा है कि प्रूव कैसे करोगे, तो मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े केस में प्रूव सब हो सकता है, प्रूव करने में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद करें सर, ये बात समझे, ठीक है। तो क्या बताता है सर, पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ठीक है, पर्सन ऑफ साउंड माइंड के बारे में कहाँ कहा गया है सर, किस एरिया में कहा गया है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 12 में। ठीक है सर, सेक्शन याद करना पड़ेगा, द आंसर इज यस। ठीक, बार बार पूछना नहीं सर कि सेक्शन भूल गए हैं, सेक्शन याद नहीं रहता, याद तो करना पड़ेगा। सर कोई शॉर्टकट, कोई मतलब कोई बचने का उपाय? सर बचने का कोई उपाय नहीं है जिंदगी में कोई बचने का उपाय नहीं होता है सर, ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है, कि अगर जिंदगी में जिसको भी कुछ करना है, बनना है, ठीक है, शॉर्टकट से कुछ नहीं होता। सबको अपना ड्यूज, अगर आज ड्यू करोगे कल चुकाना पड़ेगा, याद रख लो सर। According to Section 12 of Indian Contract Act, a person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract. तो सिंपल सी बात है सर, अगर आपका दिमागी हालत ठीक है तभी आप कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली कर सकते हो। ठीक है, इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने जब आप किसी भी चीज का डील कर रहे हो, किसी भी चीज का, ठीक है, कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, आपको पता है सर, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। बिजनेस डील में ऐसा ही होता है ना, एक ऑफर करता है कोई, दूसरा एक्सेप्ट करता है उसको। से फॉर एग्जांपल मैं कोई बिजनेस डील के बारे में बात कर सकता हूँ आपको, क्या बिजनेस डील के बारे में बात किया जाए, देख लेता हूँ कि कुछ एग्जांपल मुझे मिले कि नहीं। बिजनेस डील, ऐसे रेगुलर बेसिस में बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारा चीज होता रहता है सर। ठीक है, तो आप उसका भी एग्जांपल ले सकते हो, बट वो थोड़ा हेवी हो जाएगा। मैं नॉर्मली कंपनी लॉ क्लास वगैरह में या इकोनॉमिक लॉ क्लास वगैरह में ना ये सब डिस्कस करता हूँ। ठीक है, मैं कोई सिंपल टाइप का भी डिस्कशन कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ। फैक्ट्री समझते हो, आयरन और फैक्ट्री जानते हैं सर आप लोग? आयरन और फैक्ट्री, जैसे जहाँ पर इस्पात फैक्ट्री ले लेता हूँ, ठीक है, टाटा स्टील। ठीक है, चलो एग्जाम्पल है, अंडरस्टैंड करने का कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मतलब नहीं नहीं तो लोग बोलेगा सर बिजनेस लॉ है, बिजनेस का ही बात नहीं करते आप। सर बिजनेस लॉ है, बिजनेस का बहुत सारा बात हो सकता है। से फॉर एग्जाम्पल ये मानो टाटा स्टील का प्लांट है, ठीक है, कहाँ है, नॉर्मली टाटा नगर में है, और भी जगह में टाटा स्टील का प्लांट पूरे भारत में फैला हुआ है सर। टाटा नगर में जमशेदपुर, ठीक है, झारखंड में आता है सर।
तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं बस सिंपल सा बात कहना चाहता हूँ कि अगर मानो कि ये टाटा नगर का इस्पात फैक्ट्री है, अब इस्पात फैक्ट्री में इस्पात कैसे बनता है, स्टील कैसे बनता है सर? इस्पात बनाने के लिए आयरन ओर का जरूरत पड़ता है। आयरन ओर माने कच्चा लोहा, ठीक है। अब आयरन ओर का क्या है ना सर, माइन होते हैं, देखा आप लोगों ने कभी? इंडिया में है सर, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कुछ जंगल एरिया में, पहाड़ी एरिया में, ठीक है, आयरन ओर के क्या होते हैं सर, माइंस होते हैं। ये आयरन ओर का जो माइंस होता है, ये माइंस ना गवर्नमेंट क्या करते हैं, लोगों को रॉयल्टी में देता है। रॉयल्टी समझते हो? रॉयल्टी माने क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करेगा, इसको किसी ना किसी बिजनेसमैन को बोलेगा कि भाई अगर आपको आयरन ओर में काम करना है, जैसे एक इंडिया में कुछ फेमस कंपनीज है जो काम करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है कि वो माइन को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेता है, ठीक है, कि ये माइन गवर्नमेंट से ले लेगा, गवर्नमेंट को एक बड़ा सा अमाउंट देगा और बदले में वो अपना बिजनेस करेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो पैसा लेता है उसको रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। बंगाली में रॉयल्टी का मतलब होता है, क्या बोलेंगे सर, सिंपल राजस्व बोलता है। राजस्व माने राजा को एक बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा। राजा माने यहाँ पर कॉन्सेप्ट इज लाइक कि देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देना है, बाकी आप रॉयल्टी लेके आप अपना धंधा करो, आप उसको लीगली जो करना है करो, ठीक है। तो मैं एक सिंपल आपको बड़ा लेवल बिजनेस एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज टाटा स्टील को इस्पात बनाना है, वो क्या करेगा, मार्केट में जो इस्पात का सप्लायर है, आयरन ओर का सप्लायर है, आयरन ओर के माइन से जो भी आयरन ओर को निकालते हैं, फिर टाटा स्टील जैसे फैक्ट्री को सप्लाई करेगा, फिर टाटा वहां से स्टील बनाएगा, समझ रहे हैं सर? फिर टाटा वहां से स्टील बनाएगा और स्टील बना के क्या करेगा सर, फिर हम लोगों को बेचेगा। और क्या पब्लिक क्या करता है सर, पब्लिक उसी स्टील को यूज करता है ना, पब्लिक उसी स्टील को यूज करता है, उसी स्टील को यूज करके गाड़ी बनाता है, एवरीथिंग हमारे घर में जो भी स्टील रिलेटेड चीजें हैं उसी तरह से आते हैं। अब एक टाटा स्टील नहीं और भी है ना, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भी कंपनीज आपको मार्केट में खबर मिल सकता है कि सर कितना स्टील फैक्ट्री है। तो जस्ट एक बिजनेस लेवल डील के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जिसके साथ भी कंपनी डील करते हैं, जो भी कंपनी का डायरेक्टर है, से फॉर टाटा स्टील के एंगल से देखो तो टाटा स्टील का डीलर कोई होगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल आयरन और माइन जिनके पास है उनके तरफ से भी कोई होगा, है ना, उनका एमडी हो सकते हैं, उनका प्रोमोटर हो सकता है, एनीबॉडी जो बेसिकली किसी मैटर को डील कर रहा है। तो जिसके पास भी पावर है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है, कंपनी का सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है, एनीबॉडी सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएमए हो सकता है, चीफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो सकता है, एनीबॉडी जिसका अलग अलग कंपनी में काम रहते हैं, तो कोई भी इस सब डीलिंग्स में पार्ट ले सकता है। नाउ माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल कि जब भी आप कोई भी बड़ा डील हो या छोटा डील, ठीक है, एक दुकानदार के पास से जाके नॉर्मल प्रोडक्ट परचेस करने से लेके टाटा स्टील का आयरन और सप्लाई लेके एवरीथिंग जो भी आपके सामने आप देख सकते हो सर, हर केस में गवर्नमेंट का कहना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ए पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द मेकिंग ऑफ purpose of making a contract if at the time when he makes it is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest। यानी जब भी कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो दिमागी हालत में ठीक रहे और सबसे बड़ा चीज रैशनल डिसीजन ले सके। कुछ समझ रहे हैं सर बात को? हेलो, रैशनल डिसीजन माने क्या, लॉजिकल, ठीक है। माने ऐसा नहीं कि आपका दिमागी हालत, जब दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है तब कोई बंदा लॉजिकली सोच नहीं पाता कि वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, इसीलिए ये सब बात कर रहा है आपके साथ, ठीक है। A person who is usually sound mind but occasionally of usually unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind। तो जब वो दिमाग में सही रहे, ठीक है, तब कर सकता है। A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind, ठीक है, नॉर्मली वो पागल नहीं है। अब फिर से एक गाना याद आ गया, एक गाना चलता है ना सर मार्केट में, यूट्यूब में सुना सर मैंने, मैं पागल नहीं हूँ भैया हमारा, कि हम पागल नहीं है भैया हमारा दिमाग खराब है। मैं कहीं सुना था सर, पता नहीं यूट्यूब में सुना कि कहाँ सुना, पर सुना सर। तो बेसिकली आप समझ रहे हो ना, दिमाग खराब है या पागल एक ही बात है, बट लॉ रिलेटेड समझो कि ए पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, बट नॉर्मली वो पागल भी नहीं है, दिमाग की हालत भी उसका ठीक है, ठीक है, यूजुअली साउंड है वो, यूजुअली वो
साउंड है, बट ऑकेशनली वो कभी कभी अनसाउंड बिहेव करता है, ठीक है। मे नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, हो सकता है सैटरडे नॉर्मली ना, ये आप लोग गलत मत लेना सर गलत इसलिए लेने के लिए मना कर रहा हूँ, ये जो सिटी लेवल कल्चर जनरेट हुआ है, मैं अपना कोलकाता का ही बात करता हूँ। नॉर्मली ये सब कल्चर पहले मुंबई वगैरह में ज्यादा डेवलप हुआ करता था, तो वहां से अभी ये सब कल्चर कोलकाता में भी अडॉप्ट हो गया है। मैं कल्चर को दोष नहीं मुझे देना नहीं है, सबका अपना अपना जगह है, बट कहना ये चाहता हूँ कि जो कॉर्पोरेट लेवल में जॉब करते हैं, तो ऐसा मैं देखता हूँ, मैं थोड़ा सा मोरल बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी किसी को अच्छा ना लगे, बट सर कहना चाहना मतलब बोलना चाहिए। आजकल ना लोगों को एक मोटिवेशन चाहिए कि भाई मंडे टू फ्राइडे काम करना है, फिर फ्राइडे के लिए वेट करना है, बिकॉज सैटरडे शाम से थोड़ा पार्टी करना है, तो मोटिवेशन चाहिए। और पार्टी माने आप समझ रहे हो ना, और इतना भयंकर पार्टी करता है कि दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है। मैंने जब तक मंडे सुबह ना हो जाए ना, लोगों मैं देखता रहता हूँ सर, चारों तरफ मेरा कुछ कनेक्शन में लोग भी हैं, उनको भी देखता हूँ कि जब तक मंडे वाला सुबह नहीं आता तब तक वो उनका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है। मतलब सैटरडे शाम से लेके संडे रात तक वो पूरा पागल रहते हैं। कैसे पागल हो जाते हैं आप लोग समझ गए होंगे मेरा बात। सो मैं कहना कुछ नहीं चाहा, आपको मैं बस बताना चाहा कि क्या होता है, ठीक है, कि लोगों का दिमागी हालत किस तरह से खराब हो सकता है। अब ये कभी कभी ये चीज नॉर्मल लेवल में रहते हैं, एक मॉडरेट लेवल में रहते हैं, और कभी कभी यही चीज इतना भयंकर लेवल में बढ़ जाता है, जैसे पंजाब में, जैसे गोवा में, ऐसे और भी बहुत सारा जगह हो सकता है। बट ये सब चिंता का विषय हो जाता है सर, मोरल लेवल में, सोशल लेवल में। सीरियसली लोगों को ना कोई अच्छा रुचि बनाना चाहिए सर, ठीक है, रुचि अच्छा होना चाहिए जो भी हो। सर आप कोई साधु बाबा थोड़ी हो जो ज्ञान बांट रहे हो, लॉ पढ़ाना है लॉ पढ़ाओ। सॉरी सर ओके, लेकिन आप समझ गए सर, मैं बेसिकली वही साउंड और अनसाउंड के बीच में क्या फर्क रहता है, ठीक है, वही मैं बता रहा हूँ। कल ही रात रास्ते में सर एक मैं एक्चुअली मेरा दादी का मतलब नानी का तबीयत ठीक नहीं है, तो बहुत ही एकदम लास्ट टाइम ही बोल पा सकते हो सर, तो मैं गया था अभी, लास्ट एक दो हफ्ते से मैं जा रहा हूँ, सबको पता भी है। तो बेसिकली मैं आ रहा था रात को, तब बाई कार आ रहा था, तो हमारे कार के सामने एक ऐसा ही कॉरपोरेट वगैरह एक बंदा पी के रास्ते में पड़ गया और गाड़ी में आके गिरा। तो किस्मत अच्छा हम लोगों का ये था कि जो गाड़ी वाला था उसका गाड़ी स्पीड में नहीं था, मैं सामने ही बैठा था, तो वो बंदा गाड़ी स्लो था बोल के वो जो आप समझ गए ना, नशाड़ी, कल संडे था, ठीक है, एकदम गाड़ी के सामने आके गिर गया। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता गाड़ी उसके ऊपर से चला जाता, ठीक है। ये संडे इफेक्ट है, ठीक है। और सो कॉल्ड कॉर्पोरेट कल्चर, आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉर्पोरेट कल्चर, कॉर्पोरेट तो काम करने का जगह है, कंपनी से कॉर्पोरेट वर्ड आया है, बट कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब ये थोड़ी है कि संडे है तो कुछ भी करे, ठीक है। इंसान को समझना चाहिए। कल बहुत बाल बाल बचे सर, बाल बाल बचे, मैंने कल ऐसा हो सकता था कि वो गाड़ी के टायर के नीचे आ सकता था, बट ये किस्मत अच्छा है कि ड्राइवर सच में बहुत अच्छा था, उसका गाड़ी का कंट्रोलिंग बढ़िया था, वो गाड़ी स्लो कर दिया, और वो जो नशाड़ी था, ठीक है, वो एकदम गाड़ी के ऊपर ही आके गिरा, तो जो सामने वाला जो एरिया होता है ना कार का, उसमें आके गिरा। मैंने बेसिकली वो रास्ते में गिरता तो उसका शायद सर फटता, लेकिन वो गाड़ी में गिरा तो उसको कुछ नहीं हुआ सो छोड़ो सर, लेकिन एक मतलब आपको वही मैं बता रहा हूँ कि कैसे दिमागी हालत खराब होती है कि रास्ता क्रॉस कर रहा है, मेरा जान जा सकता है, ठीक है, कुछ हो सकता है, मेरा फैमिली है, ठीक है, घर पे बच्चा हो सकता है, बीवी होता है, माँ बाबा बूढ़े हो सकते हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस मैं तो पी के एकदम, ठीक है। अब क्या बताऊं आप लोगों को, जो भी हो समझ गए आप लोग। लेकिन अब बिजनेस लॉ में वो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं सर, साउंड माइंड अनसाउंड माइंड, ठीक है। The person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. A patient is in a lunatic asylum, ठीक है, माने पागल खाना, ठीक है। ऐसे कंट्री में ये सब जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, बट कंट्री को ना सही कल्चर में जाना चाहिए सर, जिसमें पागल वगैरह कम हो, ठीक है। A patient in a lunatic asylum who is at intervals of साउंड माइंड, ठीक है। एक एसाइलम में कोई है सर जो कभी कभी बहुत खतरनाक हो जाते हैं,
पर कभी कभी ना इंटरवल होते हैं, जब इंटरवल मैंने यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान के बारे में, उस पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हो सकता है दिन को ठीक है, रात को उसका दिमाग काम नहीं करता, या फिर रात को ठीक है, दिन को काम नहीं करता, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल्स। तो लॉ इजाजत देता है सर कि जब ल्यूनेटिक असाइलम के अंदर भी जिसको मेडिकली सर्टिफाई किया गया कि ये पागल है, वो बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर वो किसी इंटरवल पीरियड में ठीक रहते हैं एज पर मेडिकल सर्टिफिकेशन, ठीक है, एज पर डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर जो पेशेंट है, और डॉक्टर को पता है कि वो किस टाइम पे दिमागी हालत ठीक रहते हैं और किस टाइम पे नहीं, ठीक है। ऐसे पागल का जो कॉन्सेप्ट है, जो समझ सकते हो समझ जाओ, लेकिन आप लॉ क्या बताते हैं आप सुनो, ठीक है। तो लॉ बताते हैं कि अगर वो मिडिल जिस टाइम पे वो ठीक है उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करें, लॉ उसको इजाजत देता है। अ सेन मैन हु इज डिलीरियस फ्रॉम फीवर, ठीक है, और हु इज सो ड्रंक, समझो सर, हु इज सो ड्रंक दैट ही कैनॉट अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कल का जो मैं बात आपको बताया कि हमारे गाड़ी के सामने जो लड़का, ठीक है, एडुकेटेड लड़का सर, पढ़ा लिखा वाला, ऐसा नहीं कोई, मुंह देख के समझ में आता है ना सर, गाड़ी के सामने आ गया था तो मैं सामने थोड़ा सा निकल के उसको थोड़ा सा उठाया था और फिर उसको साइड कर, तो फिर मतलब ऐसा नहीं कि कोई अब पढ़ा लिखा हो ना हो, वो डजेंट मैटर सर, मेन बात है कि वो दिमागी हालत वो पी के खराब करके रखा, ठीक है। तो हु इज सो ड्रंक दैट ही कैनॉट अंडरस्टैंड, जैसे जब कोई बहुत भयंकर फीवर में होता है, ठीक है, अब किसी का 104 फीवर है, ठीक है, फीवर 104 एक रेडियो चैनल भी है। तो आप सोचो कि जब किसी का फीवर 104 है, इस हालत में उसका दिमाग काम करेगा? वो तो भूल भाल बकता रहता है। हाँ, क्या सर ऐसा होता है कि नहीं होता? प्लीज टेल मी। हेलो, अरे बताओ सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो जैसे जैसे जिसका फीवर हुआ है, अच्छा क्या हम उसको पागल बोल सकते हैं? जो हाई फीवर में है, क्या हम उसको पागल तो नहीं बोल सकते? सेन मैन माने क्या? सेन माने जिस जो बेसिकली ठीक ठाक है, दिमागी हालत कोई खराब नहीं है, लेकिन भयंकर फीवर है उसका। अब ऐसे हालत में उसका दिमाग कैसे काम करेगा? इसीलिए बोल रहे हैं सर, a sane man who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of a contract or from a rational judgment, वो जज नहीं कर सकता कि अगला क्या बता रहा है, क्या हो रहा है, as to its effect on his interest cannot contract while such delirium or drunkenness last। जब तक वो चीज है उसके अंदर, तब तक उनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। तो जब अब आपके मन में चल रहा होगा सर, इसका मतलब अगर कोई केस में डिस्प्यूट होता है, तब क्या ये प्रूव हो सकता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब उसका क्या सिचुएशन था? हाँ सर, बिल्कुल। अगर कोई गलत तरीके से किसी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहा है, ध्यान से सुनो, ठीक है, सपोज किसी को कोई जमीन खरीदना है, ठीक है, किसी से लिखवा रहा है कि ये जमीन मेरे नाम पे लिख दो, ठीक है, ये जमीन मेरे नाम पे लिख दो। अब वो उसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसे हालत में अगर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करवाया, ठीक है, या साइन करवा लिया, समझ रहे हो सर, तो वो गलत है, प्रूव हो जाएगा ना, तो वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा। आई डोंट नो, आप लोगों ने एक एड चलता था, वो एम सील होता है ना सर, जिसको वो घर पे बारिश आने से कहीं पर अगर कोई थोड़ा सा भी लीक है, उसको गार्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो बचपन में एम सील का एक एडवर्टाइजमेंट आता था, तो मतलब नॉर्मली मुझे काफी पुराना एडवर्टाइजमेंट है, आज आई डोंट थिंक, आजकल टीवी तो मैं भी नहीं देखता, आप लोग कितना टीवी देखते हो आई डोंट नो। तो एम सील का एक ऐड आता था, उसमें एक लड़का अपना बुजुर्ग पापा, ठीक है, मैंने उसका फादर, उसका फादर बिस्तर में है, शायद लास्ट टाइम काउंट कर रहा है, ऐसे हालत में वो अपने पापा से अपना प्रॉपर्टी का कुछ मैटर है, वो जबरदस्ती साइन करवा लिया, क्योंकि पापा का तबीयत बहुत खराब है, और ऐसे हालत में कैसे भी करके साइन करवा लिया। और फिर साइन करवा के घर के बाहर थोड़ा सा निकला, और उसके घर के कहीं पर थोड़ा सा लीक था, मे बी छत पे लीक था। तो जैसे ही छत पे लीक था, तो उस लीक से ना पानी टपक के वो साइन जो है वो क्या हो गया, वो खराब हो गया। ये एडवर्टाइजमेंट था। तो वो जो लड़का था, ठीक है, मतलब वो जो मैन था, उसको अभी चिंता हो गया कि भाई अभी पापा से इतना मेहनत से साइन करवाया सबसे चोरी चोरी करके, और
फिर वो एडवर्टाइजमेंट बता रहे कि घर पे एमसील लगाओ, ठीक है, और दिमागी परेशानी से बचो, ठीक है। ये एमसील का एडवर्टाइजमेंट था, थोड़ा अनोखा स्टाइल में एडवर्टाइजमेंट था। बट आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, कोर्ट ऑफ लॉ में देखो सर, एडवर्टाइजमेंट लोगों को गुमराह कर देता है। एडवर्टाइजमेंट में आपको लग रहा है कि किसी का साइन अगर चोरी भी कर लिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं सर, अगर कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो जाए कि ये साइन आपका दिमागी हालत ठीक नहीं था तब करवाया गया, तब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वो वाइड हो जाएगा। एक तरह का ये, इसका और भी चीजें हैं, ठीक है। जब कोई मेंटली ठीक नहीं है, ठीक है, ये और भी चीजों में आ जाएगा। जैसे ये आ जाएगा आपका अंडू इन्फ्लुएंस या कोर्शन पे, किसी को जबरदस्ती या किसी को टॉर्चर करके कोई कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि करवा दिया तो करवा दिया, सब हो गया, नहीं सर, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करने का जगह है, ठीक है। तो आप प्रूव कर सकते हो, ठीक है। ओके सर। पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड पर्सन मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट बाय ए पर्सन हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड इज वाइड, सिंपल बात है। What is the summary here? A contract by a person who is not of a sound mind, जो जिसका दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर कर भी लिया तो void माना जाएगा। void माने कैंसिल, void माने कैंसिल, ठीक है। अच्छा, डिस्क्वालिफाइड पर्सन के बारे में लॉ क्या कहता है, किसको डिस्क्वालिफाइड पर्सन कहा जा रहा है? जैसे आपको पता चला माइनर कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली नहीं कर सकता, बट माइनर के अंदर भी और भी चीजें हैं जो ऑलरेडी आप लोग लास्ट क्लास में डिटेल्स में जाना, डिटेल्स में जाना। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आपको अभी अभी मैंने बताया। देयर आर ऑल्सो अदर पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, और भी कुछ लोग हैं सर जिनको कॉन्ट्रैक्ट करने में मना किया गया है, ठीक है। उनके साथ आप किसी भी तरह का बिजनेस डील या किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नहीं कर सकते, ना तो पर्शियली और ना ही होलली। मैंने आधा आधा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चलेगा, पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चलेगा। सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट्स बाय सच पर्संस आर वॉइड, ठीक है। इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस। इनकॉम्पिटेंसी माने जो संभव नहीं है, कॉम्पिटेंसी मतलब क्या होता है, किसी का एलिजिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। कोई एलिजिबल है कि नहीं उसको कॉम्पिटेंट बोलते हैं, अगर एलिजिबल है तो कॉम्पिटेंट, अगर एलिजिबल नहीं है तो इनकॉम्पिटेंट, ठीक है। तो इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में अराइज फ्रॉम पॉलिटिकल स्टेटस, कॉर्पोरेट स्टेटस, लीगल स्टेटस एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये सबसे जनरेट हो सकता है। द फॉलोइंग पर्संस फॉल इनटू दिस कैटेगरी, जैसे कि फॉरेन सोवरेन्स। सर फॉरेन सोवरेन्स क्या होता है, तो मुझे बता सकते हो फॉरेन सोवरेन्स किसको बोला जा रहा है? एनीवन प्लीज टेल मी। हेलो, एनी आइडिया किसी के मन में, कोई भी आइडिया? हाँ बोलो सर, बोलो। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन सोवरेन्स माने फॉरेन कंपनीज, ऐसा है क्या? बाहर के, और आप बाहर के रीजनल लोग। हाँ, बाहर के रीजनल लोग किसी सरकार के बिहाफ में, मानो से फॉर एग्जांपल कोई कंट्री के कोई रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। जैसे कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है ना सर, जैसे मानो एम्बेसडर, फॉरेन एम्बेसडर, राजदूत बोलते हैं एम्बेसडर माने, है ना। ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल। आप लोगों को पता है दुनिया के हर कंट्री में एक दूसरे कंट्री का माने फॉरेन एम्बेसी होता है। माने आप अगर इंडिया में हो, आपका कंट्री इंडिया है, तो अगर आप फॉरेन जाते हो, सपोज आप अमेरिका में हो, ठीक है, तो अमेरिका में इंडिया का एम्बेसी मिलेगा आपको, जो एक्चुअली अमेरिका में एक इंडिया है, और इंडिया में आपको अमेरिकन एम्बेसी मिलेगा जो इंडिया के अंदर अमेरिका है। हाँ सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे अमेरिकन एम्बेसी, पूरा भारत के अंदर अमेरिकन एम्बेसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकते हो? इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ओके सर। सर कहाँ है? सर ये पुराना सीए इंस्टीट्यूट के ऑफिस के सामने है, ठीक है। कहाँ है सर? ये चौरंगी एरिया बोलते हैं इसको, पार्क स्ट्रीट के बाद आता है, ठीक है। वहां पर अगर आप जाओगे ना तो आपको अमेरिकन एम्बेसी मिल जाएगा, ठीक है। आपको अमेरिकन एम्बेसी दिख जाएगा सर। सर क्या है एम्बेसी में क्या होता है? सर जो भी एक्चुअली एम्बेसी एक फॉरेन रिलेशनशिप मैटर में काम करते हैं, फॉरेन रिलेशनशिप मैटर में काम करते हैं। और सबसे बड़ा चीज जो ये है सर कि अगर आप, यही वाला एरिया है सर पार्क स्ट्रीट का, पार्क स्ट्रीट चौरंगी का एरिया है सर। एक्चुअली ये इसमें सबसे ज्यादा क्लियर थे, क्या लिखा है सर? कॉन्सुलेट जनरल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बंगाली में भी लिखा है सर,
मार्किन जुक्तराष्ट्र कॉन्सुलेट जनरल, बंगाली में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है सर, ये एक बहुत एक टेरिटरी है जो बेसिकली अमेरिकन ऑफिशियल्स लोग ही इसके अंदर होते हैं, और जो भी अमेरिकन इंडिया में किसी भी पर्पस में रहते हैं, जॉब पर्पस हो या एनी बिजनेस डील पर्पस हो, तो इनका जो भी वीजा पासपोर्ट का जो भी, या फिर अगर कोई यहाँ से अमेरिका जाना चाहता है, तो सभी मैटर में ये कनेक्शन में काम करते हैं। अब एक्चुअली ये लोग अमेरिकन है, और ये जो जगह है जो अलॉट किया गया ये अमेरिका ही माना जाएगा, देश के अंदर ये फॉरेन फॉरेन एरिया है सर। सो इन यहाँ पर अमेरिकन का ही जोर चलेगा, क्योंकि वो एरिया उनको, सिमिलरली इंडिया का भी कोई एम्बेसी अमेरिका में होगा, यूएस में होगा, तो वहां पर इंडियंस का जोर चलेगा। ये एक समझौता है सर। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर जो ऑफिशियल्स है, जिसको आप फॉरेन सोवरेन्स को बोल सकते हो, फॉरेन एम्बेसडर बोल सकते हो, अब इनके साथ आप कॉन्टेक्ट कर लोगे, कोई डील कर लोगे क्या? नहीं सर, नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ डील करना मैंने विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब, ये तो कंट्री टू कंट्री डील हुआ। अगर अमेरिका के साथ कोई बिजनेस डील करना है तो पहले आपको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट अमेरिकन गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, तब जाके आप उस बिजनेस में आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते, है ना। चाहे आपको कोई चीज एक्सपोर्ट करना हो, इंपोर्ट करना हो, अगर गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है आप कैसे कर सकते? सोचो जरा, हर चीज में फायदा नहीं देखा जाता। चाइना के साथ इंडिया का बहुत सारा मैटर में, बिजनेस डीलिंग्स में आजकल दिक्कत बढ़ गया है सर। जैसे आप लोगों को पता है ना, अच्छा आजकल टिकटॉक बैन है कि टिकटॉक ऑन है सर इंडिया में अभी? बैन है सर। बैन है ना सर टिकटॉक? फिर आपका पबजी, पबजी का क्या हालत है? पर पबजी तो नहीं है, पर बीजीएमआई है। वो कहाँ का है, चाइना का है? नहीं सर, मतलब क्या बोलूँ मैं, उसका उसका ही इंडियन वर्जन बना दिया है। हाँ, इंडियन वर्जन है पबजी का। अच्छा, पबजी का इंडियन वर्जन है, मतलब वो चाइनीज वाला पबजी तो एक्चुअली चाइना वाला था, उसको अभी नहीं चलाया जा रहा है ना अभी। आप लोग जो लोग गेमर हो, गेम खेलते हो, उनको ज्यादा नॉलेज होगा मेरे से, मतलब पबजी वगैरह बंद हो गया, तो बेसिकली हाँ इसका सर, पूरा, मेन पबजी इंडिया में नहीं चला सकता। हाँ वेरी गुड सर, वही मैं बताना चाह रहा आपको। ठीक है, चलो आप लोगों से मैं कनेक्ट कर लिया, अच्छा पॉइंट आ गया सर। तो आप लोगों के साथ बात करने तो आप लोग जैसा बात करना चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ सर आप लोग जैसा मॉडर्न बनूं, ठीक है, कोशिश जारी है लेकिन सर क्या करें, एक जनरेशन गैप के कारण भी होता है, लेकिन कोई कोई केस में होता है कि समझ नहीं आता। अच्छा देखो, मेरे को उतना इंडोर गेम पसंद नहीं आता है, इसलिए ना मतलब भूल जाता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है, अब चाइनीज काफी सारे ब्रांड को इंडिया में बैन किया गया सर, ठीक है, अब बैन लगा हुआ है अभी भी। चाइना के साथ हमारा कोल्ड वॉर चल रहा है। अब मानो मानो कि कोई इंडियन है, उनको लग रहा है कि भाई मेरे को इसमें करोड़ों का फायदा है, ठीक है, उसको लग रहा है कि उसको करोड़ों का फायदा है, तो वो अपना फायदा देख के किसी चाइनीज बिजनेसमैन के साथ कोई डील कर लिया, करता है ऐसा, जानते हो, ऐसा मजाक नहीं करूं मैं, ऐसा कर रहा है ओप्पो वीवो, ठीक है। ये देखो, न्यू दिल्ली हैज ऑलरेडी सब्जेक्टेड चाइनीज फर्म ऑपरेटिंग इन द कंट्री सच एज Xiaomi, Oppo, Vivo to close scrutiny of their finance, which has led to tax demand and money laundering allegation, ठीक है, टैक्स चोरी कर रहा है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, गलत जगह में पैसा लगा रहा है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज प्रीवियसली एम्प्लॉयड अनऑफिशियल मींस टू बैन हवाई, हवाई बोल के एक बहुत फेमस चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी है सर, ब्रॉडबैंड वगैरह बेचते हैं, ठीक है, ये सब काम करता था हवाई, ठीक है, इसका भी मोबाइल फोन वगैरह होता था, ये सबको बैन कर रहा है सर, ठीक है, इंडियन मार्केट से इनको अभी स्क्रूटनी कर रहा है, और धीरे धीरे काफी सारी चीजों के ऊपर, डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, तब तो वार छिड़ जाएगा और इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन चाइना बहुत बदमाश है सर, ठीक है, तो चाइना से थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, और थोड़ा क्रिटिकल रिलेशन है चाइना के साथ हमारा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आया था सर कि इंडिया लाइकली टू बैन चाइनीज कंपनीज फ्रॉम सेलिंग स्मार्टफोन्स अंडर ₹12,000, ठीक है, तो जो भी हो, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने मना किया, ठीक है, तो फिर आप फिर भी नहीं कर सकते, अगर गवर्नमेंट का मना है तो कैसे कर सकते आप? नहीं कर सकते। तो ऐसा बहुत सारे रीजंस आपको देखने को मिल जाएगा। वही बात है कि फॉरेन नेशनल्स के साथ, फॉरेन सोवरेन्स के साथ, फॉरेन एम्बेसडर के साथ, या एलियन एनिमी के साथ, कॉर्पोरेशंस, इवन कॉर्पोरेशंस आल्सो, ठीक है, अगर कोई कॉर्पोरेट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है तो नहीं कर सकते आप, किसी कॉन्विक्ट के साथ, किसी इंसॉल्वेंट के साथ। कॉन्विक्ट बने बेसिकली कोई चोर चमार जो भी है ना, उनका इंसॉल्वेंसी, आप समझ रहे हो, ठीक है, तो चोरों चक्का से नहीं करना है, डकॉइट से नहीं करना है,
जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, जेल में है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट माने जो दिवालिया बंदा होता है। दिवालिया माने बेसिकली बोलो, कंगाल। कंगाल, बैंकरप्सी है ना सर, बैंकरप्टेड। जो बैंकरप्टेड है माने जो, अच्छा ये बैंकरप्टेड कैसे घोषित होता है? माने मार्केट में अगर आप काफी दिनों से बिजनेस करके अपना सारा पैसा गवा दिए, लोन वगैरह लिया था, रिपे नहीं कर पाए, मेनली पॉइंट है कि लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो आप, क्रेडिटर का पैसा नहीं दे पा रहे हो, ध्यान से सुनना बात को, क्रेडिटर रिपेमेंट नहीं हो पा रहा है। क्रेडिटर माने जिनसे प्रोडक्ट लेके आप बिजनेस कर रहे थे उधारी में, ठीक है, उनका पैसा नहीं दे पाए, बैंक से लोन लिए थे, बैंक का लोन नहीं रिपे कर पाए, या फिर किसी से भी छोटा मोटा उधारी, किसी का भी चीजें आप रिपे करने में मतलब सक्षम नहीं रहे। सक्षम माने बेसिकली एलिजिबिलिटी या जो भी बोलो आप, कॉम्पिटेंसी नहीं है आपका, तो आपको तब कोर्ट से बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाएगा। और अगर कोई इंसॉल्वेंट बंदा से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आप ही फंस जाओगे सर। सर कैसे पता चलेगा? इसलिए आंख कान खुला रखना पड़ता है ना। जैसे कोई बैंक मानो कोई इंसॉल्वेंट को लोन दे दिया, ठीक है, अब जो इंसॉल्वेंट तो पहले ही हजारों का लोन मार के रखा है, आप समझ रहे हो ना बात आप लोग? तो अगर पहले से ही कोई हजारों का लोन मार के रखा है, अब न्यूली वो फिर से लोन ले रहा है, टोपी टोपी पहनाएगा फिर से दूसरे लोगों को, तो अब आगे हालत क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो माने कहीं ना कहीं वो फिर से लूटेगा। अब इसका गारंटी सरकार थोड़ी लेगा। अब सरकार कैसे इसको बताते हैं इंसॉल्वेंट के बारे में, न्यूज़पेपर में छपवा दो, ठीक है, नेशनल न्यूज चैनल में बता दो, स्पेशली न्यूज़पेपर में छपवाते हैं सर, ठीक है, न्यूज़पेपर में नोटिस दे देते हैं कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है, ये बैंकरप्टेड है, आप इनसे कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो फंसोगे। छोटा मोटा केस में तो नहीं बता सकता, बट बड़े बड़े जो करोड़ों का खेल खेलता है उनके केस में ये सब ज्यादातर केस में बात होता है। छोटा मोटा केस में इतना नहीं होता, बट फिर भी आप समझ लो। ओके, ठीक है, क्लियर है सर कि कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बोलो, एनी डाउट सर? सबाई बुझते पाচ্ছে तो बोल दो ना जरा, बोलो सर, ठीक है ना, आगे बढ़े फिर। सर। यस सर। थैंक यू सर। घर पे रिवाइज करते रहना, नहीं तो ये छोटी छोटी बातें फिर बाद में क्या हो जाएगा, छोटी छोटी बातें ही बिना प्रैक्टिस का टफ बन जाता है। ठीक है, अभी तो आप सोच रहे हो सर तो गप्पे बोल रहे हैं, हम भी गप्पे सुन रहे हैं। अरे भाई गप्पे कहाँ हो रहा है, ये गप्पे इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, ये रियलिटी है। आगे आगे क्वेश्चन करवाऊंगा सर, तब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। अब जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भूल जाएगा फिर वहां पर क्वेश्चन का जवाब कैसे देगा? ठीक है, केस लॉ आ जाएगा, सब आ जाएगा, लेकिन सबका बेस क्या है? बेस इज द प्रोविजंस। लॉ में क्या कहते हैं सर इसको? रूल्स, प्रोविजंस कहते हैं। तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स, कोशिश भी ना करें। फ्री कॉन्सेंट क्या होता है सर? फ्री कॉन्सेंट मेरे मर्जी के बिना, ध्यान से सुनना, आजकल फ्रीडम का एक मैटर आ गया सर, किसी के मर्जी के बिना आप किसी के साथ भी कुछ भी नहीं कर सकते, ना कुछ चीज बेच सकते हो, ना किसी को हाँ बुलवा सकते हो, ठीक है। मैंने सभी केस में हर किसी का अपना मर्जी होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक, फिर से एक मूवी का कोई डायलॉग है, मूवी का या कि टीवी में चलता था, मेरी मर्जी, ठीक है, यही बात है सर, मेरी मर्जी। मेरी मर्जी माने मेरा मर्जी होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। किसी का औकात नहीं कि मेरा मर्जी के खिलाफ जाए, अगर चला गए तो सर तब कुछ कारण हो सकता है। ठीक है, क्या कारण हो सकता है? कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय, लॉ कहता है, वीवीआईपी पॉइंट है सर, वीवीआईपी पॉइंट है, कंसेंट इज नॉट फ्री व्हेन इट इज कॉज्ड बाय कोerशन। कोerशन माने अरे एकदम बंदूक दिखाना, किसी को जबरदस्ती मारने का डर दिखाना, चलता है। पॉलिटिकल कोerशन बहुत ज्यादा होता है, वेस्ट बंगाल का हालत बहुत खराब है, बिहार में, यूपी में थोड़ा ठंडा कर रहा है योगी सरकार, ठीक है, ठीक है, वो धमकीबाजी ना कम होना चाहिए, ये इंडिया को खराब कर रहा है सर। मेरा पापा पॉलिटिक्स में है, मेरा चाचा विधायक है,
अरे तुम्हारा कोई भी कहीं पर भी हो, पॉलिटिक्स कोई दादागिरी का जगह नहीं है, पॉलिटिक्स समाज सेवा का जगह है। ये सोच बदलना चाहिए सर। कैसे बदलेगा सर? आप लोग बदल जाएंगे, हम लोग यूथ बदल जाएंगे तो सब बदल जाएगा। यूथ का सोच पे सारा चीज डिपेंड करता है। लेकिन ये पॉलिटिकल कोर्शन बहुत है जिसके कारण इंडिया नहीं आगे बढ़ पा रहा है सर। जैसे मैं वेस्ट बंगाल का बात करूं आपसे, मुझे पता है बहुत सारे जगह में ऐसा होता है। मुझे मतलब मैं खुद भी कभी कभी फेस किया, और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूँ, वो भी बताते हैं। कल ही एक रिलेटिव से बात हो रहा था, भाई एक है, आप लोगों से थोड़ा सा बड़ा होगा, एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, उसने स्टार्ट किया था सर एक स्नैक्स का दुकान स्टार्ट किया था। वही कचौड़ी वगैरह होता है ना, तो मेरा नाना का पुराना दुकान था, उसको न्यूली स्टार्ट किया था। अपना जॉब छोड़ के बोला कि मैं बिजनेस करूंगा। लेकिन उसको ये बिजनेस कोलकाता में ही, तो बिजनेस करके 6 महीना बिजनेस चलाया था, अच्छा टर्नओवर हो रहा था, प्रॉफिट थोड़ा समय लग रहा था पर टर्नओवर अच्छा कर रहा था। लेकिन पॉलिटिकल टेरर। कैसे पॉलिटिकल टेरर? रात को दुकान बंद करने के टाइम पे पाड़ा का जो लोकल नेता लोग है ना, सो कॉल्ड नेता, कोई नेता नहीं है, लाता है, वो आके बोलता है कि रसगुल्ला खिला दो, वो खिला दो, ये खिला दो फ्री में। अरे भाई बिजनेस का चीज है, क्यों फ्री में खाना है? नहीं दोगे तो फिर झमेला करेगा दुकान के सामने, रोज का, आज कोई कल कोई, इस तरह का। हाँ, कोई बोलेगा भाई यहाँ बिजनेस करना है तो इतना चंदा देना है। अरे भाई तुम्हारे पैसे से बिजनेस कर रहे हैं क्या? तो तुम चंदा मांगने आए? अच्छा चंदा देंगे नहीं देंगे मेरा इच्छा है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करना अपने अपने मर्जी पे है। ठीक है, तो फिर इस तरह का क्यों एनवायरनमेंट क्रिएट करना है? ये सब बंद होना चाहिए सर। ये पूरा इकोनॉमी को खा रहा है सर, खोखला कर रहा है। और यूथ बोल रहे कि सीएम अच्छा है लेकिन देश का लोग खराब है। अरे भाई मेन एरिया में ही प्रॉब्लम है। सीएम वगैरह जो भी है, उनको सोचना चाहिए कि भाई लोकल लेवल में लोगों को बिजनेस करने में दिक्कत क्यों होगा। एक बेसिक बिजनेस का फ्रीडम नहीं छीन सकते हम। लोग कमा के खाना चाहता है, उसके ऊपर भी हम कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकते। ये करप्शन बंद होना चाहिए सर। सबके लिए एक सुंदर एनवायरनमेंट होना चाहिए, जैसे कि साउथ के स्टेट करके रखा है। आज हर कोई बिजनेस कंपनीज कॉर्पोरेट लेवल सब बैंगलोर में क्यों है? आपको पता है इंडिया के अंदर बंगाल जो है, इसको एडुकेशन का हब माना जाता था। माने बंगालीज लोग एडुकेशन में टॉप लेवल माना जाता था। बट पॉलिटिकल टेरर कर करके वेस्ट बंगाल का पूरा मतलब रेपुटेशन ही खराब कर दिया। तो जब गूगल अपना कंपनी बनाने के लिए सोचा था ना, तो सबसे पहले उनके दिमाग में वेस्ट मतलब इंडिया के अंदर इनके दिमाग में बंगाल था, गूगल माइक्रोसॉफ्ट के दिमाग में। पर बाद में पता चला कि बंगाल का पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत खराब है। इंटरनेशनली सबको सब पता है, कोई बोका नहीं है, सारा दुनिया भर में बिजनेस करते हैं, कोई बोका नहीं है। तो तब उन्होंने देखा कि भाई बंगाल एडुकेशन में अच्छा था पर और है नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकली बंगाल को खराब करने का जिम्मा उठाया। और बंगाल का जो फैमिली वाले हैं ना, जो बड़े हैं घर के, इनके दिमाग में भूसा भरा है। ये 500-500 टका में बिक जाते हैं, ये भंडार वो भंडार में। अरे भाई सच्चाई से लोगों को मुंह मोड़ देते हैं और लोगों को इस तरह से खराब करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको। अब क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि ये सब क्वेश्चन है, ये बड़े लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और छोटा मोटा क्वेश्चन तो कितना हो सकता है। तो जो भी हो, मैं आपको थोड़ा पॉलिटिकल बातें इसलिए कर रहा हूँ। अब साउथ इंडिया क्यों सारा कंपनी ले लिया? और आज देश का बच्चा बच्चा, चाहे वो लोअर लेवल वर्कर हो या हायर लेवल वर्कर, माने ब्लू कॉलर हो या व्हाइट कॉलर, सब साउथ इंडिया क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, वहां पर लॉ रेगुलेशंस को प्रॉपर बनाया गया है कॉम्पिटिटिवली। ठीक है, इवन अब गुजरात को देख लो, अगर वेस्टर्न पार्ट्स में देखोगे गुजरात भी कंपेरेटिवली काफी बेहतर है। इवन दिल्ली साइड में भी कॉम्पिटिटिवली बेहतर है। ईस्टर्न इंडिया में ही ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन ये ठीक हो जाएगा, समय दो थोड़ा, लेकिन पब्लिक को बदलना चाहिए। क्यों क्यों ऐसा बात कर रहा है? क्योंकि वेस्ट इंडिया में प्रोटेक्ट मतलब पोटेंशियल बहुत है, मतलब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, यूपी का थोड़ा सा हिस्सा, नॉर्थ ईस्ट, पोटेंशियल बहुत है। बट ये थोड़ा ठीक हो जाए, मैं समझता हूँ कि अगला 10 साल ईस्टर्न इंडिया का रहेगा। मतलब 10 साल बाद जो सिचुएशन, 5-6 साल में अब पूरा का पूरा डेवलपमेंट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में आने वाला है। क्यों? अब देख लेना सर, होगा ही होगा, समय बताएगा सर। क्योंकि अब बदलेगा सर। सर आप इतना पॉजिटिव कैसे हो जाते हो? नहीं सर, ऐसे पता नहीं है कि इनर इंस्टिंक्ट बता रहे हैं कि अब तो होगा, बहुत हुआ। क्योंकि नॉर्थ इंडिया डेवलप कर रहा है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया डेवलप कर रहा है, साउथ इंडिया तो कब का कर रहा है।
अब होगा भाई, ईस्टर्न पार्ट में अब होगा। अब मैं क्वार्शन के बारे में आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल बातें कर लिया, लेकिन आप देखो आप कि बिजनेस लेवल में क्वार्शन कैसे इंपैक्ट करता है और लॉ क्या बात करता है सर। ठीक है, लॉ क्या बात करता है, यानी बेसिकली ये सब किसी को डराना धमकाना जबरदस्ती किसी को किसी चीज में इन्वॉल्व करवाना नहीं सर, मेरी मर्जी, मैं बिजनेस करूं ना करूं। हाँ, आप कौन होते हो भाई। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट, ये जो कॉन्सेंट का बात है, ठीक है, कंसेंट माने मर्जी, ठीक है, कॉन्सेंट माने मर्जी सर, मर्जी का बात कर रहे हैं, हमार इच्छा, ठीक है, हमार इच्छा, मतलब मेरे इच्छा के विरुद्ध मत जाओ यार, ठीक है। टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस, पॉइंट टू बी नोटेड। ए एंड बी, दो बंदा बिजनेस डील कर रहा है या फिर शादी करना चाहता है। अब आप बोलोगे सर कॉन्ट्रैक्ट में शादी, हाँ सर है सर, बार बार कॉन्ट्रैक्ट में शादी वगैरह का डिस्कशन किया गया है, ऐसा नहीं है। तो जब दोनों बंदे में बिजनेस हो रहा है, एक बिजनेस डील में बात करते हैं, चलो बिजनेस डील। अब बिजनेस डील में मानो ए बोल रहा है कि बी को कि भाई मैं तुमको ना सॉल्ट बेचूंगा, ठीक है, आई विल सेल सॉल्ट, ठीक है। बी सोच रहा है भाई, ए बी को बोल रहा है मुझे सॉल्ट सेल करना है, बी सोच रहा है कि मुझे शुगर से सेल करेगा। सॉल्ट और शुगर, चीनी और नमक दोनों अलग चीज है, भले ही देखने में थोड़ा सा सिमिलर टाइप का लगे बट अलग चीज है ना सर। तो जिस चीज का बात हो रहा है उसी चीज में डील बने और दो पार्टी सेम थिंग इन सेम सेंस में काम करें। इसका बेहतर एग्जाम्पल और हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऑयल डीलर के घर पे गए, मतलब दुकान पे, बड़ा बाजार ऑयल डीलर, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ऑयल डीलर। अच्छा, जब मैंने ऑयल डीलर का बात किया, आप लोगों के मन में ऑयल के बारे में क्या ख्याल है। देखो मैंने गूगल को बोला ऑयल डीलर, तो गूगल कौन से ऑयल के बारे में बात कर रहा है, क्या लग रहा है। मैंने यहाँ पर कोई ऑयल का नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ लिखा ऑयल डीलर, तो गूगल का एल्गोरिदम क्या सोचा। देखो अब कोई मानो जो बंदा सिर्फ गूगल को ही भरोसा करता है, उसको लगेगा ऑयल माने कैस्ट्रॉल, उसको लगेगा ऑयल माने सार्गो, हाँ, उसको लगेगा ऑयल माने इंडियन ऑयल। क्या बात ऐसा है सर। हेलो, जो सिर्फ गूगल को अपना जिंदगी मान लिया कि गूगल जो बोलेगा वही है, और नीचे एक थोड़ा सा एक जगह में फॉर्च्यून ऑयल लिख रहा है। क्या ऑयल का मतलब ये होता है, हाँ, क्या ऑयल का मतलब कैस्ट्रॉल होता है, क्या ये तो लुब्रिकेंट है। हाँ सर, कैस्ट्रॉल ये सब पेट्रोल में काम करते हैं, मोबिल है एक्चुअली। तो मैंने सिर्फ लिखा ऑयल डीलर, मैं बिना समझ के लिखा। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, जब आप तेल का बिजनेस करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा तेल। जैसे अगर मैं ऑयल डीलर इन, यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ, बड़ा बाजार, देखो सर, यहाँ पर बड़ा बाजार में कोई दुकानदार है कोलकाता में, होलसेल मार्केट में, जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह का तेल बिक रहा है सर, ठीक है। तेल नहीं, ये तो परफ्यूम है, सॉरी, एक सेकेंड, तेल के मार्केट में जाना है, परफ्यूम नहीं। बड़ा बाजार में तेल का मार्केट, आप लोग बात मेरा समझ गए, ठीक है, हाँ ये चलेगा सर। जिसमें देखो सरसों का तेल हो सकता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल यूज करते हैं सर खाने में, ठीक है। जैसे ईस्टर्न पार्ट्स में ज्यादातर सरसों का तेल यूज होता है, आजकल सोयाबीन तेल चलता है, ठीक है। और जो लोग थोड़ा सा मतलब हेल्थ कॉन्शियस है या फैटलेस खाना खाना चाहता है, वो लोग ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। सर मैं कहना ये चाहता हूँ कि दुकानदार के पास जाके आप अगर बोलो कि दादा 1 लीटर तेल दो, तो दुकानदार को बोलना पड़ेगा ना भाई कौन सा तेल चाहिए, सेसमी ऑयल चाहिए, ऑलिव ऑयल चाहिए, हाँ, कोकोनट ऑयल चाहिए, मस्टर्ड ऑयल चाहिए, या फिर सोयाबीन ऑयल चाहिए, या फिर पाम तेल चाहिए, किस चीज का तेल चाहिए। तेल का भी अलग अलग वेराइटीज अवेलेबल है। तो जब तक सेम थिंग सेम सेंस में, जब तक सेम थिंग सेम सेंस में नहीं होता है सर, जब तक सेम थिंग सेम सेंस में नहीं होता है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा सर, ठीक है। तो इसीलिए बोला टू और मोर पर्सन्स आर सेड टू कॉन्सेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस,
ठीक है, तब जाके बोलेंगे कॉन्सेंट ठीक ठाक है। तो parties are said to have consented when they are not agreed upon the same thing but also agreed upon that thing in the same sense. Same thing must be understood as the whole content of the agreement. Consequently, when parties to a contract make some fundamental error as to the nature of the transaction or as to the person dealt with or as to the subject matter of the agreement, it cannot be said that they have agreed upon the same sense in same thing. ठीक है, तो फंडामेंटल चीज गलत नहीं होना चाहिए। जैसे जब आप तेल से आप चाहते हो कि कौन सा तेल पहले बताना पड़ता है, तब जाके आपको दुकानदार सही तेल आपके हाथ में देता है। मैंने गूगल को पूछा तेल, तो गूगल ने मेरे को सार्वो कैस्ट्रॉल ये सब दिखा रहा है, तो गूगल को भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा तेल ढूंढ रहा था, मैं एक्चुअली खाने वाला एडिबल ऑयल ढूंढ रहा था। ठीक है, अब आप बोलोगे तब सर आपको एडिबल ऑयल बोल के सर्च करना चाहिए था। सर वो अलग बात, आम आदमी नॉर्मली अपनी भाषा में बात करता है, हाँ, उनको खाने का इच्छा हुआ तो वो बोलेगा कि घर पे तेल नहीं है। ठीक है, नॉर्मली जब कोई बोलता है घर पे तेल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बाइक का तेल के बारे में नहीं सोचता है, वो घर पे खाने का तेल के बारे में सोचता है। लेकिन एक बिजनेसमैन जब अपना जिसका कार का बिजनेस है, वो सोचेगा कि तेल नहीं है, मानी वो उसके दिमाग में चल रहा है कि गाड़ी का तेल नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए सर मैं कहना क्या चाहता हूँ। तेल का मतलब ये है कि कौन सा तेल, वो क्लियर कट होना चाहिए डील पे। ठीक है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ हो सकता है। बात समझ में आया ना सर? हेलो, सेम थिंग इन सेम सेंस, इसको बोलते हैं कॉन्सेंसस एडिडम। क्या बोलते हैं सर? सर ये फिर से कौन सा लैंग्वेज आ गया? सेम थिंग सेम सेंस का मतलब होता है कॉन्सेंसस एडिडम। यहाँ पर एक ये लातिन फ्रेज है अगेन। ठीक है, ये बीच बीच में मिडिल मिडिल में लातिन फ्रेज का यूज होता है सर, कि जब सेम थिंग सेम सेंस में बात बने तो उसको बोलते हैं लातिन में कॉन्सेंसस एडिडम। ठीक है, इफ टू पर्सन्स आइदर इनटू apparent contract concerning a particular person's or ship, and it turns out that each of them misled by similarity of name had a different person of ship in his mind, no contract would exist between them as they were not addendum। addendum माने वही सेम माइंड पे होना चाहिए। अगेन एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी माने जो क्लियर कट नहीं है, एम्बिगस in terms of an agreement or an error as to the nature of any transactions or as to the subject matter of any agreement may prevent the formations of any contract on the ground of absence of consent। माने अगर कोई पर्टिकुलर डील एम्बिगियस है, ठीक है, माने क्लैरिटी नहीं लाता है, तो फिर उसमें कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल नहीं है। In the case of fundamental error there is really no consent, whereas in case of mistake there is no real consent। ठीक है, अगर मिस्टेक है तो कोई रियल कॉन्सेंट नहीं हुआ। as has been said already, one of the essential elements of a contract is consent, and there cannot be a contract without consent। consent may be free or not free, consent may be free or not free, only free consent is necessary for the validity of contract। point to be noted sir। consent आपको जबरदस्ती धमका के डरा के भी आप अपना consent दे सकते हो। ठीक है, डर के मारे इन्फ्लुएंस में आके कोई प्रॉब्लम में पड़ के भी आप हाँ बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन वो वाला हाँ नहीं चलेगा। लॉ कहता है जो हाँ आप अपने फ्री विल से बोल रहे हो, सिर्फ उसी हाँ को हाँ माना जाएगा। ठीक है, जो भी डील हो रहा है, जो भी डील, एनी काइंड ऑफ डील सर, बिजनेस डील हो, नॉर्मल सोशल डील हो, एनी काइंड ऑफ डील, बेसिकली यहाँ बिजनेस का ही बात होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ फ्री कॉन्सेंट के बारे में सेक्शन 14 बात करता है, सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री, consent is said to be free when it is caused, when it is not caused by, when it is not caused by, माने जब इसके पीछे कोई coercion ना हो, माने डराना धमकाना मारना ना हो। ठीक है, as defined in section 15। undue influence as defined in section 16। undue influence माने आपका करीबी अगर आपको धोखा दे दे, करीब माने जो आपके सबसे नजदीक है, जिसको आप सबसे ज्यादा क्या करते हो, बिलीव करते हो, नॉर्मली यही लोग अंडर इन्फ्लुएंस कर सकता है। सर ऐसा होता है, आप लोग अभी छोटे हो, जब जिंदगी में और जिंदगी देखोगे तो शायद इसका मतलब समझ जाओगे कि सर आप जबरदस्ती नजदीकी लोगों को खराब बोल रहे हो। नहीं सर, नजदीकी लोग नॉर्मली कभी बचपन में समझ में नहीं आता है, हाँ कोई कोई अपने बचपन में भी बहुत कुछ देख लेता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट जिसको आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जब वही आपका भरोसा तोड़ता है, तो आप समझ लेना कि आपके साथ धोखा हुआ है और ये अंडर इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब मैं अभी कोई पर्टिकुलर रिलेशन तो नहीं कर सकता यहाँ पर, केस टू केस डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। सर लॉ है, कॉम्प्लेक्स बातें होंगे। ठीक है,
शायद कोई बात समझ में आए, जो बेसिकली अभी भी दुनिया नहीं समझा, दुनियादारी नहीं देखा, उनको थोड़ा सा लगेगा कि सर कहाँ का बात कर रहा है। बट मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा खुद को मैच्योर करें, ठीक है, क्योंकि मैच्योरिटी का जरूरत है, ठीक है। मैं मानता हूं कि आप लोग अभी छोटे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बट कोई बात नहीं सर, समय आपको मैच्योर कर देगा, ठीक है। ज्यादा जब जल्दी जल्दी कार्बाइड देके पकने का भी जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पकने का, समय के साथ अपने आप को जितना जरूरत है उतना तो करो सर। कार्बाइड देके जल्दी पकने का जरूरत नहीं है, नेचुरली पको चलेगा। पकने का मतलब उल्टा सीधा काम करना नहीं रे बाबा, पकने का मतलब मैच्योर होना। कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस माने क्या, जैसे किसी को मैनिपुलेट करना, ठीक है। मैनिपुलेट कौन कर सकता है, जो आपके करीब में हो, ठीक है। आप बोल सकते हो कि आ, भाई बहन के साथ हो सकता है, रिश्तेदारों में हो सकता है, जो बेसिकली टीचर स्टूडेंट पे हो सकता है डॉक्टर उसके पेशेंट के बीच में हो सकता है, जो ऐसा रिलेशन जो एक बंदा अपर पोजीशंस पे होगा, एक बंदा कॉम्पिटिटिवली जूनियर लेवल पे होगा, ठीक है, तब ये अंडर इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जिसपे आप ज्यादा भरोसा करोगे वही आपको तोड़ेगा, ठीक है, वरना आपको धोखा देगा बेसिकली। फ्रॉड एज डिफाइंड इन सेक्शन 70, misrepresentation as defined in section 80, mistake subject to the provision of section 20, 21 and 22, आगे बात करेंगे सर। When consent is to an agreement is caused by coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, the agreement is a contract voidable। अगर कोई भी situations arise होता है किसी डील पे, ठीक है, कोई किसी को ऑफर कर रहा है, कोई किसी को जबरदस्ती एक्सेप्टेंस के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, या कोई किसी को बोल रहे कि हमें ऑफर करो, हमें हमें बेचो अपना प्रोडक्ट, मुझे चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट, नहीं बेचोगे तो मार देंगे, ठीक है, तुमको प्रॉब्लम में डाल देंगे, तुम्हारे साथ जानबूझ के तुमको फ्रॉड करना, जो भी सिचुएशंस के ऊपर बेस करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करे, ठीक है, चाहे वो कोर्शन हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो या अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, ठीक है। द एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट voidable at the option of the party whose consent was so caused, माने जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसे धोखा दिया जा रहा है, जिसको डराया जा रहा है, जिसको धमकाया जा रहा है, जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस करके जिसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है, जिसे मिस्टेक करके कोई गलत चीज बेचा जा रहा है या किसी डील पे पार्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, तो जिसके साथ एक तरह से धोखा हो रहा है, उनके एंगल से उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? वॉइडेबल। वॉइड माने क्या होता है? जो कैंसिल हो जाता है। और वॉइडेबल माने अभी भी ऑप्शन है, मे बी इन फ्यूचर कोर्ट में केस बन सकता है, कंज्यूमर फोरम में केस जा सकता है, ठीक है, एनी काइंड ऑफ फर्दर ट्राइब्यूनल पे केस जा सकता है, तो आगे जाके वो केस वॉइड भी हो सकता है या वैलिड भी हो सकता है। मैं आगे आपको ऐसे एग्जाम्पल में साथ जोड़ रहा हूँ सर, आगे आगे मैं आपको एग्जाम्पल से जोड़ रहा हूँ, बट आप इतना समझो, वॉइडेबल माने जो आगे जाके वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। बट जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो पार्टी होता है, उसमें से एक पार्टी जिसका कॉन्सेंट जबरदस्ती लिया जा रहा है, जिसका कॉन्सेंट फ्री नहीं है, उसके एंगल से वो वॉइडेबल है। क्योंकि एक बंदा तो चाहता ही है कॉन्ट्रैक्ट करना, चाहे डरा के हो, चाहे अंडर इन्फ्लुएंस करके हो, चाहे फ्रॉड करके हो, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन करके हो, चाहे मिस्टेक करके हो। सपोज ए एंड बी में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बी जो है वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहता है, तो इसके तरफ से तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो चाहते ही है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, बट ए नहीं चाहता, तो ए के साथ डराया जा रहा है, ए को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड किया जा रहा है के साथ, मिसरिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है के साथ, मिस्टेक किया जा रहा है के साथ, ए के एंगल से वॉइडेबल हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट टू प्रूफ, सब्जेक्ट टू प्रूफ कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कि ए आगे बात को एग्री करे कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो वॉइडेबल क्या हो जाएगा कि मेरा कंसेंट के बिना हो रहा है, तो वॉइडेबल चीज वॉइड हो जाएगा। अगर ए बाद में ऐसा कुछ ना बोले, डर के मारे हो या कुछ भी रीजन से हो, है ना, तो अगर वो बोले कि नहीं दिस इज विथ माई कॉन्सेंट, तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। ठीक है सर, ओके, समझ में आ रहा है सर? फ्री कॉन्सेंट क्या होता है, सेक्शन 14 क्या कहना चाहता है?
और ये बाकी सेक्शन 14 के ऊपर बेस करके 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 आगे आगे बात करना पड़ेगा। ठीक है, हेलो, अब देखो क्वेश्चन पे बात आ गई। अच्छा बोझा যাচ্ছে, प्लीज बोलो सर। बोझा যাচ্ছে? Yes. क्वेश्चन सेक्शन 15 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पेनल कोड, आईपीसी। सर ये तो हम लोग नहीं पढ़ते ये सर। आईपीसी नॉर्मली हम लोग बिजनेस लॉ का पार्ट नहीं है, ये पेनल कोड का पार्ट है। जो प्योर लॉ का पढ़ाई करते हैं वो उनको पढ़ाया जाता है। थोड़ा बहुत सीएस वाले स्टूडेंट नॉलेज गैदर करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव लेवल में पेनल कोड के बारे में लिटिल बिट नॉलेज उनको मिल जाता है, बिकॉज उनका एक पेपर रहता है सीएस में, उसका नाम है सर जीआईजीएल, जनरल लॉ के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर जनरल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, उसमें थोड़ा बहुत पेनल कोड के बारे में वो नॉलेज लेते हैं। मैं सीएमए लेवल का बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग एलएलबी का पढ़ाई करते हैं उनको पेनल कोड में अच्छा खासा नॉलेज मिलता है। फिलहाल मैं उतना डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, और सच बताओ तो मुझे पेनल कोड का इतना ज्यादा डिटेल्स नॉलेज है भी नहीं, मतलब जिस तरह का एक लॉयर जानते हैं इतना तो मैं भी नहीं जानता सर, पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट मैं उस फील्ड में तो नहीं। तो coercion is the committing or threatening to commit or any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement। मैंने पेनल कोड अगर किसी चीज को बोला है कि भाई ये थ्रेड देके हो रहा है, ये तो एक तरह का जबरदस्ती हो रहा है, ठीक है, मैंने डरा के धमका के, कुछ एग्जांपल्स अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, where husband obtain a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide। Husband obtained a release deed from his wife and son under a threat of committing suicide। The transaction was set aside on the ground of coercion, suicide being forbidden by Indian Penal Code। सुसाइड करना, कोई बोलेगा मेरा जान मैं ले लूं, नहीं सर, जान कीमती है। और यूथेनेशिया, इसको यूथेनेशिया बोलते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, माने आप अपना जान नहीं ले सकते, चाहे कुछ भी हालत खराब हो, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, वो भी परमिशन नहीं मिलता। नॉर्मली वही लोग जाते हैं जिनको बहुत भयंकर बीमारी है और अपना उसको जीना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो मर भी नहीं रहे हैं, ठीक है, तब जाके वो अपना जिंदगी ले सकता है, वो भी परमिशन के बिना, मतलब जो जो मेडिकली बहुत ज्यादा अनफिट होते हैं, बहुत ज्यादा। इसके ऊपर एक मूवी है ऋतिक रोशन का, ऋतिक, आई थिंक ऋतिक, ऐश्वर्या और तो एक कपूर बोल के एक हीरो, एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अर्जुन नहीं, अर्जुन नहीं, आदित्य रॉय कपूर, मोस्ट प्रोबेबली, नहीं, थोड़ा सा मूवी का नाम भूल रहा हूँ मैं। ये थोड़ा ऑड मूवी है, माने ऑड माने इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, स्टोरी लाइन बहुत पॉपुलर है। मैंने एक इंसान, ऋतिक ही यहाँ पर एक्चुअली मेन एक्टर है, उसको कुछ बहुत बड़ा बीमारी है और वो डेथ के लिए गवर्नमेंट के पास अप्लाई करे कि मुझे मरना है, सुसाइड के लिए, लेकिन सुसाइड आपको मना करता है, सुसाइड नहीं कर सकते आप, सुसाइड नहीं कर सकते ऐसे। अगर मैं रिलीजियस मैटर में बात करूं तो रिलीजियस मैटर में भी सुसाइड करना भयंकर पाप माना जाता है, ठीक है, पुराने हमारे देश का जो सिस्टम है, सुसाइड इज भयंकर पाप। और अगर आप करंट लॉ के हिसाब से भी चलो तो भी द थ्रेट ऑफ सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्सन विद सेक्शन 15। मैंने अपनी बीवी बच्चे को थ्रेट दे रहा है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, गलत बात सर। सुसाइड का थ्रेट देना ये कोर्सन है, ये बहुत भयंकर कोर्सन है। समझ रहे हो ना सर? एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल। एजेंट माने बेसिकली यहाँ पर प्रिंसिपल एजेंट का बात चल रहा है। An agent refused to give books of accounts to the principal unless he frees him from all his liabilities। The principal had to give the release deed, held the contract was under coercion by unlawful detaining of the principal's property। नॉर्मली जो एजेंसी बिजनेस होते हैं ना, एजेंसी बिजनेस में एक एजेंट होते हैं और एक प्रिंसिपल होते हैं सर, ठीक है, प्रिंसिपल माने ओनर। तो ओनर, आप लोग अकाउंट्स में एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है सर, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है।
उसमें ये प्रिंसिपल एजेंट वाला कॉन्सेप्ट में काफी डिस्कशंस होता है। इवन मैम रिसेंटली आई थिंक करा भी रहा है कंसाइनमेंट अकाउंट। मैम मुझे बता रहे थे कि कंसाइनमेंट अभी चल रहा है क्लास में, जिन लोगों का है उनके लिए। तो कंसाइनमेंट अकाउंट्स एक्चुअली आपको ये सिखाते हैं कि जब एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई प्रोडक्ट सेल तो नहीं करता, सेंड करता है, ठीक है, कंसाइनमेंट में सेंड करते हैं। मैंने मानो मैं कोलकाता में किसी प्रोडक्ट का ओनर हूँ और दिल्ली में मेरा कोई एजेंट है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोलकाता से प्रोडक्ट दिल्ली के मेरे एजेंट के पास भेजता हूँ, वो एजेंट प्रोडक्ट को सेल करता है और फिर मुझे पैसा भेजता है और मैं उसको उसका कमीशन देता हूँ, या फिर पेमेंट मुझे डायरेक्टली मिल जाता है, मैं कमीशन देता हूँ। बट बहुत केस में ऐसा भी होता है कि एजेंट भी ड्यू टू रेगुलर इजी अंडरस्टैंडिंग या इजी बिजनेस के लिए एजेंट के पास भी अकाउंट डिटेल्स रहते हैं। तो वही बात है सर, एन एजेंट रिफ्यूज टू गिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल अनलेस ही फ्रीज हिम फ्रॉम ऑल हिज लायबिलिटीज, ठीक है। द प्रिंसिपल हैड टू गिव द रिलीज डेट टिल द कॉन्ट्रैक्ट वाज अंडर कोर्शन बाय अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी। एन एजेंट के तरफ से ये बहुत खराब बात है सर, ये अनलॉ ये कोर्शन है, एजेंट ऐसा नहीं कर सकता। लायबिलिटी जो भी एजेंट को मिलने वाला है वो अलग बात है, बट आप प्रिंसिपल का प्रॉपर्टी जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते, बिकॉज ये एजेंट को शोभा नहीं देता, ये एजेंट के ड्यूटी के बाहर है सर, ठीक है। आप एजेंट हो, आपको हर चीज के बारे में अपने प्रिंसिपल को जवाब देना पड़ेगा। बिजनेस का कॉन्सेप्ट वैसा है जो प्रिंसिपल एंड एजेंट के बिजनेस में चलता है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको और भी चीजें मिलेगा, बट ये सब थोड़ा मैं अभी आपको बताया, और भी एग्जांपल्स आगे बोल सकता हूँ सर, बट आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कि कोर्शन माने किसी भी तरह का टॉर्चर, ठीक है, किसी भी तरह का टॉर्चर। टॉर्चर माने एक बहुत ही भयंकर टाइप का, माने बेसिकली जिसको जो करना है वो नहीं करता, ऊपर से धमकी देता है कि नहीं देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बेसिकली बिजनेस करने में दिक्कत करता है, ठीक है। वही बात आपको यहाँ पर क्या है, तो पहले कोर्शन का मतलब बताया, फिर कोर्शन के बारे में थोड़ा एनालिसिस दिया। The section does not require that coercion must proceed from a party to the contract, nor is it necessary that subject of the coercion must be other contracting party. It may be directed against any third person. Whatever following are the essential ingredients of coercion. जैसे committing or threatening to commit any act forbidden by IPC. अगर कोई पर्टिकुलर काम IPC करने में मना करते हैं, फिर भी आप उसके ऊपर बेस करके आप किसी को थ्रेट कर रहे हो, जैसे कि अभी आपको मैं बताया एक एग्जांपल, सुसाइड का जो अटेम्प्ट है, आप किसी को सुसाइड का धमकी कोई नहीं दे सकता। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, जैसे अभी प्रिंसिपल एजेंट के केस में मैं आपको बताया कि प्रिंसिपल का प्रॉपर्टी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एजेंट नहीं किसी भी रीजन से थ्रेट देके डिटेन नहीं कर सकता, तो द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन व्हाटएवर विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है। किसी को जबरदस्ती किसी भी तरह से एग्रीमेंट में लाना नॉट पॉसिबल सर, ये सब नहीं होना चाहिए। इट इज टू बी नोटेड दैट that is immaterial whether the Indian Penal Code is not in force at the place where the coercion is employed, ठीक है। Effects of the coercion क्या है, contract induced by coercion is voidable at the option of the party whose consent was so obtained. जिसके साथ भी डरा के धमका के जिसका भी मर्जी लिया जा रहा है, वो अपने मर्जी से नहीं दे रहा है, उसको किसी भी तरह का धमकी के कारण अपना मर्जी बताना पड़ रहा है, तो जिसके साथ होगा उनके एंगल से ये voidable है। ये सब मैं पहले ही आपको बताया। As to the consequence of the rescission of the voidable contract, the party rescinding a void contract should, if he has received any benefit thereunder from the other party to the contract, restore such benefit so far as may be applicable to the person from whom it was received. माने अगर आपको मतलब डराया धमकाया और इसके ऊपर बेस करके आपको कुछ चीजें दिया भी गया कि भाई ठीक है इतना रख लो, ठीक है, जैसे मानो बड़े बड़े कोर्ट केस चलता है, पुलिस मैटर हो जाता है, तो फिर ऐसा होता है ना, गवाह जो होते हैं उसको बोलते हैं भाई तुम अगर इसके बिहाफ में गवाही दे देगा, ठीक है, तुम अगर फेवर में कर देगा तुमको आगे देख लिया जाएगा, तुम कुछ पैसा रखो या समथिंग लाइक दैट, कुछ बेनिफिट रख लो, इस तरह का। As to the consequence of the rescission of the voidable contract, the party rescinding a void contract should, if he has received any benefit or thereunder from other party to the contract, restore such benefit to so far as may be applicable. अगर कोई भी बेनिफिट कोई रिसीव करेगा वो वापस करना चाहिए। A person to whom money has been paid or anything delivered under coercion must repay or return it, ठीक है। कोर्शन के बेसिस पे कोई भी पेमेंट अगर कोई किसी को करेगा वो रिपे हो जाना चाहिए। सेक्शन 72 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये बताते हैं।
डरा के धमका के पेमेंट भी नहीं लेना है, पेमेंट करना भी नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपको कोर्शन के बारे में पूरा आइडिया मिला है सर। क्या सर मिला कि नहीं मिला, बोलो। और एग्जाम्पल आगे का बता देंगे सर, बट आई थिंक कि क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आया। यस और नो? अरे हाँ सर। अंडू इन्फ्लुएंस, मैं भी आपको अंडू इन्फ्लुएंस में बहुत बात की है सर। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अंडू इन्फ्लुएंस पे बहुत सारा बात किया। सेक्शन 16 सेक्शन लिख लिख के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, सेक्शन भूल जाओगे नहीं तो। According to section 16 of the Indian Contract Act 1872, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in the position of to dominate the will of the other and he uses that positions to obtain an unfair advantage over the other। माने बहुत सिंपल है, मैं आपको बोला ना कि एक बंदा डोमिनेटिंग पोजीशंस पे रहेगा, पावर में रहेगा सर, और दूसरा बंदा थोड़ा पावरलेस रहेगा। ठीक है, जब एक बंदा पावर में एक बंदा पावरलेस हालत में है तभी जाके इस तरह का अनफेयर एडवांटेज होता है। एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन, ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन बी, ठीक है, बी उसका बच्चा है, उसको दिया ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। Upon B's coming of age obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount that the sum due in respect of the advance A employs undue influence। A employs undue influence मतलब समझ में आया कुछ? A B को कुछ पैसा एडवांस कर रहा है ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। अपॉन B's कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स, जैसे B धीरे धीरे मेजर बनेगा, ठीक है, कमिंग ऑफ एज ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस, क्योंकि यहाँ पर एक पेरेंट अपने बच्चे को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है ना सर। तो अगर पेरेंट्स बच्चे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके ऊपर बता रहे कि बॉन्ड फ्रॉम बी से कोई बॉन्ड साइन कर रहा है, मतलब बॉन्ड माने एक तरह का एक लोन पेपर होता है, ठीक है, फॉर ए ग्रेटर अमाउंट दैट इज सम ड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ द एडवांस। जो एडवांस वो अपने बच्चे को दे रहा है उसके बदले में वो एक बॉन्ड में उसको ये कर रहा है कि ये एक तरह का लोन हो गया ठीक है, अगर तुम नहीं देते हो तो तुम मेजर होने के बाद तुमसे मैं इसको लेके रखूंगा। बट ये एकदम गलत बात है सर। एक बाप अपने बेटे से बॉन्ड के बेसिस में पैसा देगा? हाँ, बॉन्ड के बेसिस में पैसा कैसे होता है? जैसे बैंक आपको लोन देता है या फिर एक डिबेंचर इशू होता है, बॉन्ड इशू होता है, वहां पर क्या होता है कि आपको एक बॉन्ड पेपर पे साइन करके आप कंपनी को पैसा देते हो और कंपनी आपको बाद में वो रिपे करेगा, ऐसा एक डील होता है। यहाँ पर एक बापा अपने बच्चे को पैसा दे रहे हो भी बॉन्ड के थ्रू से। ये जब ऐसा दिन जब देखना पड़ता है ना सर, ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, ये अंडर इन्फ्लुएंस है। ए एम्प्लॉयज अंडर इन्फ्लुएंस हियर। A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant, ठीक है, to agree to pay B an unreasonable sum for his professional service। माने एक्चुअली बी जो है वो कोई मेडिकल अटेंडेंट है जो ए को ट्रीट करता है। ए का हालत बहुत खराब है, अब उसका ट्रीटमेंट को ठीक ठाक करने के लिए बी ए से अनरीजनेबल अमाउंट चार्ज करता है, जहां में भी डेली 1000 टका चार्ज करना चाहिए, वो बोलते हैं कि अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो मतलब ये बी ए को, बी कौन है, एक मेडिकल अटेंडेंट है जो ए के ऊपर दबाव क्रिएट कर रहा है। देखो तुम्हारा डिजीज बहुत खराब है, अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर तुमको कौन देखेगा, ठीक है, तुम 1000 नहीं मेरे को डेली का 5000 पेमेंट करना। ए जो है ना वो सोच रहे कि भाई अगर मैं 5000 भी पेमेंट ना करूं तो फिर ये तो कुछ नहीं करेगा। सर इस तरह का कुछ भी बातें जो एक रीजनेबल कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके हो जाता है, ठीक है, तो वो सब मिसयूज है सर। आप समझ रहे हो ना, क्योंकि एक मेडिकल अटेंडेंट यहाँ पर पावर में है और जो बंदा डिजीज में है वो लेस पावर हालत में है। आप समझ रहे हो कि कहाँ अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, जहां पर एक डोमिनेटिंग पोजीशंस पे है, दूसरा लेस डोमिनेटिंग, मतलब बेसिकली उसके अंडर में। ए बीइंग इन डेट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज, ए बीइंग इन डेट टू बी, ए बीइंग इन डेट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज, ठीक है, मतलब उसके गांव का पैसा उधार देने वाला
जो सूद में कारोबार करते हैं, मनी लेंडर माने जो सूद में कारोबार करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ए फ्रेश लोन ऑन टर्म्स व्हिच अपीयर टू बी अनकॉन्सेसिबल, इट लाइज ऑन बी टू प्रूव दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस। माने कभी कभी ना गांव में, जो गांव साइड में चलता है सर, इंडिया में अभी भी ये सब प्रिवेलेंट है, पुराने समय से चले आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं, से फॉर एग्जाम्पल तुम गांव के किसी रिच इंसान है, जमींदार है, उनसे लोन, वो सूद का कारोबार करते हैं, वो आपको 1 लाख का लोन दिया मानो, और ब्याज लेता है, ब्याज समझते हो, इंटरेस्ट, से फॉर एग्जाम्पल 20% ब्याज ले रहा है या 25% ब्याज ले रहा है, जो कि मार्केट रेट से बहुत हाई है। जहां मार्केट में बैंक लेता है हार्डली 8%, 10%, तुम 12% ले लो भाई, जोर से जोर 15% ले लो, 25%, 30%, ठीक है, इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। या फिर साथ में ऐसा भी कंडीशन रख रहे हैं कि अगर तुम लोन नहीं दे पाओगे तो तुम्हारे घर जमीन जब्त कर लेंगे, जहां पर वो बंदा 1 लाख दे के 2 लाख का या 4 लाख का जमीन जब्त कर रहा है, यानी किसी भी अनरिजनेबल बातें कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस बंदे को पैसे का सख्त जरूरत है और वो बंदा फंस जाता है। ऐसा होता है सर, ठीक है। जब मतलब गरीबी में, वो बोलते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, समझते हो, गरीबी में आटा गीला माने एक तो गरीबी है, ऊपर से जितना घर पे आटा था वो भी ज्यादा पानी गिर के सही तरह का पानी से ही गोदा जाता है, ठीक है, मैंने जैसे का आटा माखा बोली हमरा, अगर उसमें ज्यादा पानी गिर जाए तो फिर वो आटा से रोटी नहीं बन पाएगा सर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो एक तो गरीब, उसने लोन लिया, ऊपर से उसके ऊपर अनरीजनेबल, अनकॉन्सेसेबल सिस्टम, खतरनाक है। इस तरह का सिचुएशंस होता है सर। ये applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in a money market. The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. Banker उसको बोल रहे कि लोन देंगे but unexpectedly high rate में देंगे। Accept the loan on this term. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. Point to be noted sir. ये गांव का जो सूद का कारोबार करने वाला था, ठीक है, विलेज लेंडर जो था, उनपे और बैंक के ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क है, ठीक है। मार्केट में स्ट्रिगनेंसी है, मनी मार्केट माने बेसिकली एक तरह का, मैं आपको ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज है ये, मैं बात तो करता हूँ ये सब के बारे में, बट फिलहाल मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। इतना आप समझो, जिस मार्केट में पैसा मिलता है, जैसे अगर किसी को, कंपनी को पैसा चाहिए तो कंपनी ना मनी मार्केट में आते हैं। मनी मार्केट में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैटर है सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस बोल सकते हो। कंपनी मार्केट में शेयर होता है, मार्केट में डिवेंचर होता है, मार्केट में बॉन्ड होता है, मार्केट में प्रेफरेंस शेयर होता है, मार्केट में टर्म लोन होता है, वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट, मार्केट में ट्रेजरी बिल होते हैं, कॉमर्शियल पेपर होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसे प्रोडक्ट मिलता है जिसके थ्रू से एक बंदा दूसरे बंदे को लोन देता है। तो यहाँ पर बात एक बैंकर का है। तो मार्केट में थोड़ा, मनी मार्केट में स्टेगनेंसी चल रहा है, और मतलब बेसिकली इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं है, और गवर्नमेंट इन्फ्लेशन भी हाई चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी ना नहीं चाहते कि हर किसी को लोन मिले, ठीक है। ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है। टाइट पॉलिसी है अभी, आरबीआई का पॉलिसी टाइट है, मतलब लोन रेट हाई हो जाएगा। जैसे अगर आप लोगों को नॉलेज है, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, ठीक है, जैसे अगर आप कार लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन, हर लोन का बात कर रहा हूँ, अगर आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले अगर आप मार्केट का खबर रखेंगे, घर पे पूछो किसी को, अगर घर में कोई सीनियर है, अगर उनको लोन का आइडिया है, 1-2 साल पहले मार्केट में होम लोन या हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट रेट था 6%, 6.5%। आज के डेट में यही चल रहा है सर, ऑलमोस्ट 9.5%, 10%। क्यों? क्योंकि अभी इकोनॉमी टाइट चल रहा है, ठीक है, तो अभी सस्ता में लोन नहीं मिल रहा है। आरबीआई भी अपना मॉनेटरी पॉलिसी, आप लोग रेपो रेट वगैरह के बारे में सुने होंगे, मैं ज्यादा इकोनॉमी का बात नहीं कर सकता। तो जब रेपो रेट हाई हो जाता है तो कॉमर्शियल बैंक जब लोन देता है वो भी हाई रेट में लेता है। तो ये अप्लाइज टू ए बैंकर फॉर ए लोन एट ए टाइम व्हेन देयर इज अ स्ट्रिगनेंसी इन मनी मार्केट, द बैंकर डिक्लाइंस टू मेक द लोन एक्सेप्ट एट एन अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। मैंने जहां मार्केट में 10% चल रहा है, बैंक बोल रहा है कि नहीं, हम मतलब मार्केट में सस्ता नहीं हो रहा है, और वो थोड़ा हाई रेट में ही ऑफर कर रहा है कि अगर आपको लेना है तो 11% देना पड़ेगा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। जो लोन लेने गया है वो राजी हुआ, एक्सेप्ट द लोन ऑन दिस टर्म, दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसे हम अनकॉन्सियसनेस नहीं बोलेंगे, अनकॉन्सेशनेबल नहीं बोलेंगे सर,
इसे हम बोलेंगे कि ये ऑर्डिनरी बिजनेस का डील है और इसमें किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। और आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट खराबी का फायदा लेके बैंक ने हाई रेट पे लोन दे दिया। नहीं सर, आपने एक्सेप्ट किया तब आपको दिया। लेकिन गांव का जो लेंडर है ना, वो भी हाई रेट में या अनकॉन्शियस, लेकिन उसमें ना थोड़ा लूटने वाला मानसिकता था। ठीक है, यहाँ पर बात लूटने वाला नहीं है। देयर इज अ थीन लाइन, पतला सा डिफरेंस है, पतला सा डिफरेंस है। आई होप आप समझ पा रहे हो। बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है मैं कभी आपको फिर से बता दूंगा सर, लेकिन आई होप समझ गए आप लोग। क्या सर समझ में आया कि नहीं आया? ये एग्जाम्पल 14 और 15 का बेसिक डिफरेंस। हेलो, हाँ सर बोलो, सर बोलो, क्या कहते हो? हाँ, किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है मेरे तक, कनेक्टेड है सब कोई? यस सर। यस सर, ओके। तुषार, कोनिका, शुभंकर, क्रेश, सोमनाथ, बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, साहिल, तीशा, तो बोलो। हाँ सुमित, ठीक है ना? प्रिया, रौनक, सभी को पूछ रहा हूँ, साहिल, सर मानसी, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছিল শুনতে পাইনি। শুনতে পাসনি? আচ্ছা তাহলে পরে একটু দেখে নিবি, তুই তো একটু বাইরে আছিস বললি। ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, অসুবিধা থাকলে পরে একবার দেখে নিবি। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 16, मैंने जो पॉइंट में मैं बात कर रहा था उसके बारे में थोड़ा और एनालिसिस दिया है। ठीक है, the essential ingredients under these provisions are relation between the parties. A person can be influenced by the other when a near relation between the two exists. Near relation होना चाहिए, एकदम close relation में होता है। Position to dominate the will. The relation between the parties exists in such a manner that the one of them is in a position to dominate the will of the other. जब एक दूसरे के इच्छे को डोमिनेट कर सकता है, ठीक है, तब इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है। A person is deemed to be in such a position in the following circumstances: real and apparent authority, where a person holds a real authority over the other, as in the case of master and servant, doctor and patient. ठीक है, इनके बीच में ऐसे होते हैं। A father by reason of his authority over the son can dominate the will of the son. Yes, एक फादर अपने बच्चे के ऊपर ऑथोरिटी मतलब लगा सकते हैं, मतलब करते हैं, ये गलत बात है सर। ठीक है, मैं बाप हूं बोल के कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बाप हूं बोल के, मैं माँ हूं बोल के कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चे का इच्छा देखो, गलत है। इस तरह से हमारे सोसाइटी में बहुत कुछ खराब होता है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं, किसी भी चीज में नहीं, बच्चे को खुला होने रहने दो, उसको समझाओ, उसको बताओ। ठीक है, आजकल माँ बाप बेहतर हो रहे हैं, पर अभी भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि सोसाइटी एकदम ठीक हो गया, सोसाइटी को भी समय देना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। बच्चे का क्या गलती सर? बच्चा तो माँ बाप के पास ही बड़े होते हैं, और माँ बाप बच्चे को जैसे परवरिश देगा, बच्चा पहले तो वैसे ही होता है। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो एक एकदम कच्चा, एक क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक मूर्तकार जब मूर्ति बनाते हैं, जैसे अभी दुर्गा पूजा आएगा 1-2 महीने बाद, तो मूर्तकार सर मिट्टी को मूर्ति के रूप देते हैं, उसमें जान फूंक देते हैं, उसमें एक 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 भक्ति आ जाते हैं जिस मूर्ति को देख के। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि बच्चा भी ना वैसे ही एक मिट्टी का ढेल की तरह है, जिसमें जैसा आकार देते हैं बच्चा वैसा बन जाता है। लेकिन जब बच्चा मैच्योर होते हैं, तब उसको समझ आते हैं कि कौन सा चीज उसके साथ खराब हुआ है, कौन सा चीज उसके साथ डोमिनेट करके किया गया है। अगर ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर केस में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है, तभी तो लॉ बात कर रहा है सर। ठीक है, कि मैं बाप हूं, मैं माँ हूं बोल के बच्चे को कुछ भी नहीं चलेगा सर ऐसा। ठीक है, माँ बाप को बच्चे को फ्री विल के साथ बड़ा करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा को जिद्दी बना दे, है ना। आजकल तो दूसरा होता है, ज्यादा प्यार हो जाता तो गलत गड़बड़ हो जाते हैं। ज्यादा प्यार के चक्कर में बच्चे का गलत जिद को भी माँ बाप मान लेते हैं, ये भी खराब चीज है। चलो सर, मैं मोरल बात ज्यादा नहीं करूंगा, बट यहाँ पर जिस पॉइंट पे बात हो रहा था मैं उसी बात को बता रहा हूँ। जैसे फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के बारे में बात हो रहा है सर। व्हाट इज फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? Where a relation of trust and confidence exists between the parties to a contract. जब एक विश्वास का बात होता है, कॉन्फिडेंस का बात होता है, such type of relationship exists between father and son, solicitor client, husband wife, creditor debtor, etc.
बाय रीजन ऑफ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप सॉलिसिटर कैन डोमिनेट द विल ऑफ द क्लाइंट। यस, क्योंकि सॉलिसिटर को अपने क्लाइंट के बारे में हर बात पता होता है, उसका जमीन कहाँ है, जायदाद कहाँ है, उसका हर सीक्रेट वो जानता है। एक सॉलिसिटर का काम करना इतना आसान चीज नहीं है, ठीक है। जो बेसिकली एक लॉयर होते हैं, सॉलिसिटर माने लॉयर, या चाहे वो इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, लॉयर हो सकता है, ठीक है, जो बेसिकली किसी क्लाइंट का हर डेटा को जानता है, उसके बिजनेस का हर मैटर जानता है, उसके फैमिली मैटर के बारे में जानता है। इसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। तो सॉलिसिटर कैन डोमिनेट द विल ऑफ हिज क्लाइंट एंड ट्रस्टी कैन डोमिनेट द विल ऑफ द बेनिफिशियरी। ट्रस्टी माने जैसे मानो कोई ऑर्फनेज है ना, ऑर्फनेज में जो बच्चे लोग रहते हैं, उनका जो ट्रस्टी है ना, वो बच्चे लोगों के लिए बनाया गया है, और वो बच्चे लोगों का हर एक बात वो ट्रस्टी को पता होता है, और उसका फायदा कई बार ट्रस्टी लेता है, और फायदा माने गलत फायदा लेता है, ठीक है। आप अपने पोजीशन का फायदा नहीं ले सकते, गलत है। इसीलिए मोरल बात आ जाता है सर। मोरालिटी क्यों बार बार आ रहा है? लॉ और मोरालिटी में बहुत बड़ा रिश्ता है। लॉ कहता है आप मोरल बनो, बट जब भी मोरालिटी टूटता है तब लॉ बोलता है तब मैं आपको गलत घोषित कर दूंगा। स्पिरिचुअलिटी का नॉलेज जो होता है ना सर, चाहे कोई भी स्पिरिचुअल ज्ञान ले लो आप, ठीक है, गीता का ज्ञान ले लो, जो भी आपका मतलब पसंदीदा, या जो भी आपका मतलब भक्ति का मैटर हो, जिसमें आप ज्यादा श्रद्धा रखते हो, किसी भी बाइबल हो, पुराण हो, वटेवर, ठीक है, जनताविस्ता हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, ठीक है, या फिर त्रिपिटक हो, ठीक है, किसी भी रिलीजियस बिलीफ से आप क्यों ना बिलोंग करें, तो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एक्चुअली इंसान का मोरालिटी को ठीक करने के लिए बनाया जाता है सर, इंसान को इंसान बनाने के लिए। दो पहिए का जानवर से इंसान, नॉर्मली क्या है, एक बंदर और इंसान, मतलब हम लोग अपने आप को इंसान बोलते हैं या मानुष बोलते हैं, ठीक है। मानुष की वर्ड जो होता है सर, मनुष्य नहीं, मानुष, हाँ, ये इसका मतलब होता है कि ए मैन विद अ कॉन्सियसनेस, ठीक है, जो इंसान है जिसका मान माने रेस्पेक्ट भी है, और हुस माने कॉन्सियसनेस है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एक्चुअली दो पहिए का जानवर होते हैं, ठीक है, हम लोग एक्चुअली टाइप ऑफ एनिमल, बट हमारे अंदर जब थोड़ा ज्ञान आता है, मोरालिटी का बूस्ट आता है, चाहे थ्रू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हो या थ्रू समाज के एजुकेशनल सिस्टम हो, हमें एक्चुअली इंसान बनाया जाता है। और जब ये इंसान मोरालिटी को तोड़ के अपना जानवर वाला काम करना चालू कर देते हैं, तभी लॉ बात करता है। लॉ बोलता है भाई ये गलत है, वो गलत है, आपको इसका सजा मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो फिर भी बिजनेस लॉ है, ये तो फिर भी बिजनेस लॉ है, किसी का जान लेने का बात नहीं होता है। आप सोचो कि क्रिमिनल लॉ में क्या होगा, सिविल लॉ में क्या होगा, ठीक है सर। आप समझ गए, आप लोग बात समझ पा रहे हो। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता, पर जितना जरूरत है जा रहा हूं सर। स्पिरिचुअल का बात कर रहे हैं, अभी आ गया सर स्पिरिचुअलिटी। अरे भगवान, मैं सोचा नहीं था आ जाएगा, आ गया। ओके। A spiritual guru induced his devotee to give to him the whole of his property in the return of a promise of salvation of the devotee. सर कोई स्पिरिचुअल गुरु ऐसा बोल ही नहीं सकता, ये ढोंगी है, ढोंगी, ढोंगी बाबा। इंसान को भी ना ये बेसिक नॉलेज समझना चाहिए, इसके नाम पे स्पिरिचुअलिटी का नाम खराब होता है, ठीक है। मतलब कोई गेरुआ पहनने से, या फिर दाढ़ी रखने से, ठीक है, या फिर अपना अपना रिलीजियस पोशाक पहनने से कोई बाबा जी नहीं बन जाता। इसको मतलब ये लोग ना बेसिकली बाबा जी के नाम पे, साधु के नाम पे, सेंट के नाम पे फ्रॉड है, इनसे बचना है सर। ये लोग समाज का सबसे भयंकर एनिमी है, इनसे बच के रहना है। क्योंकि जो एक्चुअल में सेंट होते हैं ना, वो कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों से जुड़ेगा नहीं। वो लोगों को वही सीख देता है कि भाई मेटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ो, मैंने ये प्रॉपर्टी का नशा, पैसा के पीछे भागना, ये सबसे वो दूर जाने का बात करेगा। अगर कोई स्पिरिचुअल गुरु ऐसी चीजें में बात करता है, मतलब आप समझ लो कि वो ढोंगी है, वो चोर है, वो मक्कार है, ठीक है। वो बस उसका पोशाक पहना है, उस पोशाक के अंदर वो अपना गलत काम कर रहे हैं सर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। तो स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस्ड, इतना तो नॉलेज होना चाहिए लोगों पे, है ना। स्पिरिचुअल गुरु इंड्यूस्ड हिज डिवोटी टू गिफ्ट हिम टू द होल ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन रिटर्न ऑफ हिज प्रॉमिस टू सैल्वेशन ऑफ द डिवोटी। सैल्वेशन माने मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना क्या होता है एक्चुअली सर? मोक्ष प्राप्ति के लिए तो आपको एक्चुअली सब छोड़ना पड़ेगा, त्याग सिखाते हैं।
इंडियन रिलीजियन कॉन्सेप्ट त्याग सिखाते हैं। इंडियन क्यों, आई थिंक दुनिया के और भी रिलीजियस कॉन्सेप्ट त्याग सिखाते हैं। त्याग माने किसी भी चीज पे ऊपर मतलब जो आपका मोह माया है ना, वो मोह माया त्याग कर, यही है जिंदगी का मकसद। हाँ सर, सुनने में थोड़ा आप लोग छोटे हो, समझ नहीं पाओगे, बट सैल्वेशन वर्ड का मतलब यही होता है कि हम लोग जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड को अपना जिंदगी मान लेते हैं, दुनिया इससे भी ऊपर है। गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग तो जरूर सुने होंगे। उनको बुद्धदेव क्यों कहा जाता है? गौतम बुद्धा, माने जो बुद्धि से परे हैं उसे बुद्धा कहते हैं, है ना। उसी हम लोग भगवान मानते हैं, चाहे जीसस क्राइस्ट का नाम ले लो। हमारे भारत के तो हर देव देवता जो भी हैं वो एक्चुअली मोक्ष प्राप्त किया है, तभी हम उन्हें देव देवता कहते हैं, चाहे कृष्ण राम जो भी नाम ले लो। गौतम बुद्धा बुद्धिस्ट रिलीजन वाले, आप मोहम्मद को देख लो, या फिर आप क्या बोलते हैं जीसस, ठीक है। आप जैन गुरुज को देख लो, तीर्थंकर को देख लो, आप सिख गुरुज को, जिनको लोग मानते हैं एक्चुअली ये लोग टॉप लेवल जिंदगी जिया है, जिंदगी को जाना है, ठीक है, तब आज उनको हम लोग भगवान का रूप देके उनको पूजते हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट इज व्हाट, ये लोग कभी आपसे कुछ मांग नहीं सकता, उल्टा आपको हर चीज छोड़ने का गाइडेंस देगा, ठीक है, तभी वो सैल्वेशन प्राप्त कर सकता है। सर आप एक काम करो, मतलब आप लोगों के मन में ऐसा चल रहा है कि सर आप लॉ पढ़ाना छोड़ के आप स्पिरिचुअल ज्ञान बांटना चालू कर दो। नहीं सर, इतना ज्ञान तो मुझ में है नहीं सर मजाक से बोला, इतना ज्ञान मुझे नहीं है, बट इतना मैं जानता हूँ सही गलत क्या है, इतना जानता हूँ इसलिए बोला आपको। बाकी मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, आप लोगों से थोड़ा बड़ा हूँ, मैं भी थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, मैं भी हो सकता है आप लोग मेरे से ज्यादा रियलाइजेशन रख सकते हो। एज से कुछ मैटर नहीं करता, रियलाइजेशन से मैटर करता है। चलो ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया। Spiritual guru induced his devotee to give to him the whole of his property in return of promise of salvation to the devotee. Held the consent of the devotee was given under undue influence. पहला बात तो ये गुरु नहीं है, गुरु बनने का ढोंग किया है और ढोंग करके आपको लूट रहा है, ठीक है, और पब्लिक उसको गुरु बोल के गुरु प्रथा को बदनाम कर रहा है, ठीक है। ऐसे गुरु से खुद भी बचना और दुनिया को भी बचाने का कोशिश करना। Here the relationship was fiduciary relationship, मतलब जिस पे आप भरोसा किया वही आपको लूट लिया। So between guru and devotee, and the guru was in positions to dominate the will of the devotee, ठीक है, समझ गए सर। मेंटल डिस्ट्रेस, यस, डॉक्टर डोमिनेट करता है अपने पेशेंट को, कर सकता है और करता भी है। आजकल तो हॉस्पिटल वाले तो क्या बताए, कोई पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, वो ये नहीं देखता कि पेशेंट कितना जल्दी ठीक हो, वो ये सोचते हैं पेशेंट को ठीक होने में कितना देरी हो, है ना, क्योंकि जितना दिन पेशेंट हॉस्पिटल में रहेगा उतना भाड़ा मिलेगा। क्या सर ऐसा ही एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? है सर। ठीक है, मैंने दुनिया किधर जा रहा है सर। अरे भाई पैसे का कमती है डॉक्टर को क्या, हाँ, जिंदगी जीने के लिए काफी कमाते हैं, और क्या चाहिए। और इतना हमारे देश में तो सर पेशेंट का ऐसे ही लाइन लगता रहता है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। आप खोल के बैठो, आप सर्विस नहीं दे पाओगे। आप ये सोचो कि कितना जल्दी उसको ठीक करके दूसरे पेशेंट को जगा दिया जाए, नहीं, एक पेशेंट से बैठे बैठे सोचता रहता है कि वो और ज्यादा रहे हॉस्पिटल में और बिल बढ़ाए। हाँ, और अगर इंश्योरेंस से खबर मिल गया, इन हेल्थ इंश्योरेंस, तब तो बिल इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा बिल बनाएगा आपका। पहले इंश्योरेंस का अमाउंट जान लेगा, उसके बाद लंबा चौड़ा, फिर आपका जितना हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आपको क्लेम कर सकते हैं वो पूरा अमाउंट क्लेम करके आपको घर भेज देगा। सर बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज में एक मनीटरी ट्रांजैक्शंस रहेगा, बट एथिक्स बोल के भी कुछ चीज होते हैं। An undue influence can be used against a person to get his consent on a contract where the mental capacity of the person is temporarily or permanently affected by the reason or of mental or bodily distress, illness or of old age. A doctor is deemed to be in positions to dominate the will of the patient enfeebled by protracted illness. बहुत खराब बात है, बट ऐसा होता है। मैं नहीं कह रहा हूं सर, लॉ बोल रहे हैं, नहीं तो आप बोलते सर आप साधु बाबा बन गए, ज्ञान बांट रहे हो। कहाँ ज्ञान बांटेंगे सर, इतना ज्ञान तो मुझ में है नहीं, बट समाज में जैसे चीजें देखने को मिलता है लॉ आपको बता रहा है।
Unconscionable bargain, where one of the parties to a contract is in a position to dominate the will of the other and the contract is apparently unconscionable, that is unfair. It is presumed by law that consent must have been obtained by undue influence. Unconscionable bargain are witnessed mostly in money lending transactions and in gifts. A youth of 18 years of age, spendthrift and a drunkard, borrowed 90,000 on a bond bearing compound interest 2% per mensem, माने per month. Mensem माने per month. Okay. It was held that the court that the transaction is unconscionable, the rate of interest charged being so exorbitant. Kriparam versus Sami Uddin Ad Khan का 1903 का केस है. कृपाराम वर्सेस सामी उदित अद खान का 1903 का केस है. क्या हुआ था? पहला बात तो वो ड्रंकर्ड था, फिर उसने 90,000 का बोरो किया, उसमें भी 2% पर मंथ, वो भी 1903 में. हेलो, आज का डेट होता तो भी समझते. 1903 में 2% पर मंथ माने 18% नहीं 24% पर एनुअल. हे भगवान, भयंकर बात है सर. आज के डेट में भी 24% एक्सॉर्बिटेंट है. आज के डेट में भी एक्सॉर्बिटेंट है, मतलब बहुत अनकॉन्सेप्टेबल है. ऐसा इस तरह का अनकॉन्सेप्टेबल बार्गेन नहीं करना चाहिए. तो ये भी एक तरह का अंडू इन्फ्लुएंस हुआ. ठीक है. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू टेक अनड्यू एडवांटेज. चलो, a teacher asked her daughter to get married to one of his brilliant student. Both the girl and boy were smart, settled and intelligent. Yet the teacher had a relation which can have influence on both of them. एक उसका बेटी है, दूसरा उसका स्टूडेंट है. But as no undue advantage of such influence was taken, such contract of marriage is said to be made by free consent. ठीक है. यानी वो टीचर है, उसका बेटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बेटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है और स्टूडेंट को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, भाई तुम लोग शादी कर लो. फिर वो अपना बेटी का जिंदगी बनाने के लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट के साथ अपने बेटी का जिंदगी सेट कर रहा है. उसमें अनड्यू एडवांटेज नहीं होना चाहिए सर. द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टेक अनड्यू एडवांटेज. अगर अनड्यू एडवांटेज टेक करने का हो तो फिर वो खराब बात है. बट हाँ, अगर ये दोनों एडल्ट है, एक दूसरे के कॉन्सेंट के साथ शादी करता है, नो इश्यू विद दैट. ठीक है. अगर टीचर का बेटी और उसका स्टूडेंट दोनों एडल्ट पोजीशंस में है, माने 18 प्लस की एज में है, 21 के एज में है, ठीक है, दोनों केस में आज के डेट में लड़का लड़की दोनों का शादी का मिनिमम एज 21 है. ठीक है. तो अगर दोनों एडल्ट एज में आके सही तरीके से सोच के डिसीजन लिया, उसमें किसी भी तरह का अनड्यू एडवांटेज नहीं है टीचर का भी, तो ठीक है. अब इतना सारा केस हो गया, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एब्सेंस ऑफ द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस to obtain the unfair advantage will lie on the party who is in a position to dominate the will of the other. जिसके अगेंस्ट में केस कर किया जाएगा, ठीक है, जो डोमिनेटिंग पोजीशंस पे रहेगा उसी को प्रूव करना पड़ेगा कि उसने डोमिनेशंस का फायदा नहीं लिया, उसके ऊपर ही बर्डन ऑफ प्रूफ है. ठीक है. पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 19A. कुछ एग्जांपल्स और भी हैं यहाँ पर थोड़ा अलग. ठीक है. जैसे मानो ए मनी लेंडर advances 1 lakh to B, an agriculturist, and by undue influence induces B to execute a bond of rupees 2 lakh with the interest at 6% per month. The court may set aside the bond, ordering B to repay 1 lakh with such interest as may seem just. यानी ये तो एकदम भयंकर बात है. 1 लाख उधार देके 2 लाख का बॉन्ड, वो भी 6% पर मंथ के इंटरेस्ट के साथ. कोई मतलब कोई जस्टिस नहीं हो रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, वो बॉन्ड को साइड करके बी को बोलेगा कि भाई तुम 1 लाख वापस कर दो 6% इंटरेस्ट के साथ, चलेगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि 2 लाख का बॉन्ड हुई थी 6% इंटरेस्ट पर मंथ. ये भयंकर बात हो गया. ठीक है. तो इस तरह का सिचुएशंस, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्ट के पास पावर होता है. कोर्ट चाहे तो इस तरह का मैटर को साइड कर सकता है. A student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at less than the purchase price. एक टीचर स्टूडेंट को बोल रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम्हारा जो कार है तुम मुझे सस्ता में बेचो, ताकि और मैं तुम्हें एग्जाम में ज्यादा मार्क्स दूंगा. ठीक है. सर इसका एग्जांपल दूसरा छोड़ो यार, इसका एक बेटर एग्जांपल देता हूं मैं आपको. सर आप लोग मेरे को गलत मत समझना, स्कूल लेवल में ऐसे देखने को मिलता है. स्कूल टीचर्स में, मैं विद रेस्पेक्ट टू ऑल दी रेस्पेक्टेड स्कूल टीचर्स, बट मैं थोड़ा बहुत खराब चीज देखता हूँ समाज में. रूल है कि स्कूल टीचर ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता. ठीक है.
फिर भी कुछ स्कूल टीचर बच्चे को अंडर इन्फ्लुएंस करता है। स्कूल में उनको ऐसे बताया जाता है कि भाई यहाँ पर मैं तुमको नहीं समझाऊंगा, तुम मेरे प्राइवेट ट्यूशंस पे आओ, मैं तुमको वहां समझाऊंगा, और अगर तुम प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन नहीं करोगे तो तुमको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा। ऐसा स्कूल लेवल में देखा जाता है सर। ऐसा होता है? आप लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है किसी का? हाँ सर, ये स्कूल टीचर बच्चे को अंडर इन्फ्लुएंस करके जबरदस्ती बोल रहे कि स्कूल में कुछ मत पूछो, प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करो, प्राइवेट ट्यूशंस में नहीं आओगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, आपका जो ओरल एग्जाम होगा उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट में मार्क्स नहीं मिलेगा। मैंने कुछ ऐसे पुराने स्टूडेंट से इस तरह का खबर मुझे मिला था। हाँ सर, ऐसा होता है। अगर आप लोगों के साथ नहीं होता है बट कभी सुना है आप लोग? हाँ अभी भी होता है सर। हमारा मैं जो 12th पढ़ा जिस स्कूल में, उसकी हिंदी टीचर पूरी ऐसी सेम थी। ऐसे नाम मत लो सर। नाम फिर मत भी लो। प्रोजेक्ट का हाँ बोलो। हाँ सर, 11 का प्रोजेक्ट मार्क्स और जो होता है ना 100 जितना मिलेगा वो पूरा काट लिया था। मतलब अनरीजनेबल था, उतना कम होना ही नहीं चाहिए। गजब होता है सर लोग, वही तो बात है ना। खतरनाक सिचुएशंस होता है सर, ये सब सिचुएशंस अच्छा नहीं है। जो भी हो, बंद होना चाहिए। आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, दैट्स एनफ सर। बाकी आप लोग अभी अलग लेवल की पढ़ाई में हो सर, अपना जिंदगी को बनाओ। यहाँ पर कोई अंडर इन्फ्लुएंस का मैटर नहीं है। आप एकदम दिल खोल के पढ़ाई करो, अपना नॉलेज को डेवलप करो, आप समझ जाओगे। So student was induced by his teacher to sell his brand new car to the latter at less than the purchase price to secure more marks in exam. Accordingly, the car was sold. However, the father of the student persuaded him to sue his teacher. State on what ground a student can sue the teacher. Question था, the student can sue his teacher on the ground that undue influence. इस ground पे वो केस sue कर सकता है। In the provisions of Indian Contract Act 1872, contract brought as a result of coercion, undue influence, fraud or misrepresentation would be voidable at the option of the persons whose consent was caused. बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट का कॉन्सेंट कॉज किया गया, उसको एग्जाम में कम मार्क्स का धमकी देके उसका टीचर उसको गाड़ी उससे सस्ते दाम पे लिया। ठीक है, तो ये एक तरह का गलत बात है और यहाँ पर टीचर को केस तो किया जा सकता है, बाकी सजा कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये था सर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया, दूसरा मैं आपको अंडर इन्फ्लुएंस बताया। ठीक है, सेक्शन 15, 14, 15, 16, उससे पहले भी मैंने काफी सारा पॉइंट बताया। नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन 17, 18, 20, 21, 22 इस तरह का कुछ वाइटल डिस्कशंस है वो मैं करूंगा। सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम लोग काफी डिटेल्स के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सर आज का क्लास इतना ही रखूंगा, नेक्स्ट क्लास बाकी चर्चा करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय।